ये ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है? कल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं जी किसी का? क्वेश्चन नंबर 4 जो नजर आ रहा है इसमें जरा होमवर्क रखें फिर आज से जरा इंडिविजुअली ट्राई कीजिएगा। कौन सा पेज है? पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 4 जरा होमवर्क रखें, एक जरा आज खुद करके देखिएगा। बाकी बेटा साथ साथ चलिएगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे फिर और क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अभी इंडिविजुअली कोई नया क्वेश्चन खुद से हैंडल ना कीजिएगा, जो जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बस वो साथ साथ रहेगा, ठीक है? आज कौन सा क्वेश्चन करना कहता है? ये मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाना चाहिए इसमें, शायद एक जगह बस मैं इंशाल्लाह फिर डिस्कस करूंगा, उसमें शायद मसला है, सारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी आवाज ठीक है ये सर सबको? क्या कहा मैंने? टेस्ट मेरे ख्याल इस मंडे को डिसाइड करते हैं, अभी आज फ्राइडे। पेज 120 पे है फिलहाल। क्योंकि नासब उसमें कोई रिटेंशन मनी कोई एडवांस वगैरह नहीं था यार, क्वेश्चन नंबर 11 में ना कोई रिटेंशन मनी थी ना कोई एडवांस था। क्वेश्चन नंबर 10 में इसलिए बना था क्योंकि वहाँ रिटेंशन मनी एडवांस था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा कुछ भी नहीं था तो जरूरत नहीं थी। ये सर जी पेज नंबर 120 का सामने रखा है। इससे पहले कि हम ये आज नई डिस्कशन एक स्टार्ट करें, कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं? जी सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था नहीं आई 16 से पहले डिस्पोजल ऑफ अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पे जरा बहस हुई थी, डिस्पोजल एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कॉस्ट मॉडल इवैल्यूएशन मॉडल, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फाइनली फिर IAS 23 अब हुआ। IAS 23 मींस बोरिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड जरा स्टार्ट कर लें, बाकी फिर एक आध दिन जरा बोरिंग कॉस्ट और दे दें, लेकिन अब चीजें जरा पुरानी हो गई तो मैं इंशाल्लाह फिर कल आपको कुछ पिछले क्वेश्चंस भी बताऊंगा, उनको भी जरा पिछले टॉपिक्स को भी रिवाइज साथ कर लेना चाहिए। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसकी हेडिंग पेज 1 ऐसा ऐसे सारी चीजों का लेवल और इंक्रीज होता जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आज एक जरा थ्योरेटिकली इस पेज को जरा डिस्कस करना, पेन हाथ पर पकड़ना और मेरी बातें गौर से सुनना। हेडिंग लिखी हुई है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन एस्टीमेट्स एंड एरर्स। तीन तरह की चीजें आएंगी इस टॉपिक में। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, कैसे अडॉप्ट की जाती हैं, देन चेंज इन एस्टीमेट्स, और फाइनली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए एरर्स हो जाए तो उनको कैसे कौन सी तीन चीजें हेडिंग में लिखी हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन एस्टीमेट्स एंड एरर्स। अपनी डिस्कशन जरा हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी से। तो साथ साथ रहेगा, पूरा पेज हमने पढ़ना इनिशियली। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेफिनेशन पढ़े, अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं? These are principles, rules and regulations adopted by management of an entity in preparing and presenting financial statements. एक मिनट जरा बैठे, दोबारा पढ़े वर्ड्स क्या लिखा हूँ। These are those principles, rules and regulations which are adopted by management in preparing and presenting financial statements. एंटिटी मींस बिजनेस, बिजनेस हमारे इस केस में कंपनीज की मैनेजमेंट, कंपनी के अकाउंटेंट्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अडॉप्ट करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएं और शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट हो जाए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, एक लाइन और पढ़ें। These rules and regulations are specified in, एज एन अकाउंटेंट हमें कैसे पता चलेगा जी कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है? एज एन अकाउंटेंट हम स्टैंडर्ड्स खोलेंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी में स्टॉक पड़ा हुआ,
अब स्टॉक के हवाले से कौन सी पॉलिसी बनानी है हमें कैसे पता चलेगा? हम स्टॉक मींस IAS 2 खोलेंगे, IAS 2 में हमें क्या लिखा नजर आएगा? द स्टॉक इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। फिर कॉस्ट कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? FIFO एंड वेटेड एवरेज। ये सब कुछ कहाँ लिखा होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जिस एरिया में हम हैं उस एरिया से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसीज का हमें स्टैंडर्ड्स खोल के पता चलेगा। इसी तरह अगर कोई हमने मशीनरी ली है, तो बिल्डिंग ली है, यूज हमने करना है, तो IAS 16 खोलेंगे। IAS 16 में क्या लिखा हुआ है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स में डेप्रिशिएट होना है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए। कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लेंगे तो सरप्लस का क्या होना है, लॉस का क्या होना है, ये सब कुछ आपको कहाँ लिखा नजर आएगा? IFRS स्टैंडर्ड्स में नजर आएगा। इसी तरह अगर कोई एसेट आप बना रहे थे, क्वालिफाइंग एसेट, उससे रिलेटेड कोई लोन ले लिया तो आप कौन सा स्टैंडर्ड खोल लेंगे? IAS 23 खोल लेंगे। ठीक है, तो जनरल बोरिंग्स अगर है, स्पेसिफिक बोरिंग्स है, अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड देख के ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर लेंगे। और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। और अकाउंटिंग पॉलिसीज कहाँ लिखी होती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी होती हैं। तो मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिए। कौन सा स्टैंडर्ड बताया? IAS 2 रिलेट्स टू इन्वेंट्रीज, फिर IAS 16 की मैंने थोड़ी सी बात की है, और इस तरह फिर IAS 23 आपको याद करवाया। इसी तरह जो भी और एरिया होगा, कोई ट्रांजैक्शन हमारी हो गई, तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खोलेंगे और स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी पॉलिसीज बना लें। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज कहाँ लिखी होती हैं? स्टैंडर्ड्स में। तो हम अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स को खोल के उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन स्टैंड इतना ज़्यादा दोबारा पढ़ना। ये सारे चला दो, थोड़ी देर बंद कर दो ना, ये भी नहीं सही चल रहा, ये भी चला दो। तो काइंडली अगर डायरेक्टली सामने बैठा तो वो खुद आगे पीछे हो रहे, वरना फिर ऐसे गर्मी हो जाएगी। ये भी मेरा ख्याल सही चल रहा है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेगी, थर्ड लाइन। एग्जांपल ऑफ IFRS वेयर वी हैव डिस्कस्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये शायद मैंने बात कर दी, IAS 2, IAS 16 एंड IAS 23। चलो आगे। देन लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन, एक बुलेट बनी हुई, एज पर IAS 8। अभी IAS 8 ये कहता है accounting policies should be selected by applying the requirements of accounting standards। ये भी शायद बात बीच में आ गई। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट मेजर करनी है अपनी इन्वेंट्रीज की, तो FIFO भी अडॉप्ट किया जा सकता है, वेटेड एवरेज भी अडॉप्ट किया जा सकता है। कुछ पता नहीं चीजों का, FIFO सही है, वेटेड एवरेज दोनों सही है बेटा, दोनों ही सही है, दोनों अलाउड है, दोनों ही अलाउड है। दोनों मेथड्स में से FIFO भी यूज किया जा सकता है, वेटेड एवरेज भी। क्या इनके आंसर भी सेम है? इनके आंसर डिफरेंट है, लेकिन दोनों अलाउड है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इनकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के अपने अपने हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने FIFO यूज करना है, अगर एग्जामिनर FIFO कहेगा। वेटेड एवरेज यूज करना है तो एग्जामिनर बताएगा आपको। रियल लाइफ में FIFO या वेटेड एवरेज में से कौन सी सिलेक्शन होती है, वो शायद इस वक्त हमसे रेलिवेंट नहीं, लेकिन दोनों अलाउड हैं, दोनों सही हैं, उनके दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन डेफिनेटली या आप FIFO अडॉप्ट करेंगे या वेटेड एवरेज। इस सेंटेंस का मतलब पढ़ें दोबारा ही लाइन। स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक दफा अगर आपने कोई पॉलिसी सिलेक्ट कर ली है, बल्कि सॉरी पहली लाइन ये है कि आपने पॉलिसी सिलेक्ट कहाँ से देख के करनी है? स्टैंडर्ड से देख के करनी है। तो अगर FIFO या वेटेड एवरेज के अलावा कोई आप मेथड अडॉप्ट करेंगे तो वो अलाउड नहीं है। या कौन सा यूज कर लें या कौन सा। नेक्स्ट कहता है IAS 8 says as per IAS 8 once policy is selected it should be applied consistently to achieve comparability of figures over a period of time। ये comparability का वर्ड भी अंडरलाइन करो। इस लाइन से पिछली लाइन में ये लिखा हुआ था कि पॉलिसी बनानी है अपने स्टैंडर्ड्स को देख के। नेक्स्ट लाइन जो भी पढ़ी हमने उसमें ये लिखा है कि एक दफा अगर एक पॉलिसी बना ली है तो आइडियली फिर उस पॉलिसी को आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। मतलब इसका ये है कि इनिशियली चाहे तो FIFO अडॉप्ट कर लें, चाहे तो वेटेड एवरेज अडॉप्ट कर लें, लेकिन अगर सपोज FIFO अडॉप्ट कर लिया है तो अब हर साल कौन सा मेथड यूज करना है? FIFO ही यूज करना है। और अगर वेटेड एवरेज अडॉप्ट कर लिया था तो अब हमेशा वेटेड एवरेज ही आइडियली यूज होना चाहिए। ये ऐसा होना क्यों चाहिए, जरा सेंटेंस में एंड में आ जरा, ताकि फिगर्स जो है वो कंपेरेबल हो सके। कभी कंपैरेटिव वर्ड सुना आप लोगों ने? कंपैरेटिव का क्या मीनिंग होता है सर?
और जाने दो यार, खुदा की प्लीज। कंपैरेटिव ईयर किसे कहते हैं? करंट ईयर से पिछले साल को। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, यस सर, सपोज प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं और 2022 की बना रहे हैं, तो कंपैरेटिव का मतलब ये होगा कि कौन से साल की फिगर्स भी बतानी है 2021। जैसे अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं और कंपैरेटिव भी देना है, तो अगर 2022 की बना रहे हैं तो 2021 भी देना। तो जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं उनमें कंपैरेटिव फिगर्स का मतलब ये होता है कि पिछले एक साल की फिगर्स भी बतानी है। चेंजेस इन इक्विटी जहन में लाया था, कभी लफ्ज सुना आपने? चेंजेस इन इक्विटी में भी कंपैरेटिव होता है, लेकिन उसमें कंपैरेटिव देने का तरीका क्या होता है? पहले कंपैरेटिव ईयर फिर करंट ईयर। तो कंपैरेटिव ईयर किसे बोलते हैं? इस ईयर में आप हैं वो करंट ईयर है, उससे पिछला साल कंपैरेटिव। अगर 2020 में सपोज हो आप 2019 की फिगर्स भी डिस्क्लोज करनी, ठीक है? तो अब ये सेकंड सेंटेंस जो अभी पढ़ रहे थे मुझे दोबारा पढ़े। एज पर आईएएस 8 क्या होना चाहिए? वंस अ पॉलिसी सेलेक्टेड इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली तक रुक जाए, एक मिनट नहीं, एक मिनट, कंसिस्टेंटली तक रुक। कंसिस्टेंटली का मतलब एक पॉलिसी अगर अडॉप्ट कर ली है फिर हमेशा वही अडॉप्ट होनी चाहिए। ऐसे होना क्यों चाहिए? ताकि फिगर्स कंपेरेबल हो सके। कंपेरेबल का मीनिंग जरा बोर्ड पे एक सेकंड देखो। देखिए सपोज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहा हूं आपके सामने। लेट्स अज्यूम 2022 में 50 मिलियन की सेल हुई। बताएं बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही? अगर मैं सिर्फ आपको 2022 की सेल्स की फिगर बताऊं 50 मिलियन, तो आप शायद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं कर सकेंगे। परफॉर्मेंस कैसी रही सर, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं आपको कंपैरेटिव फिगर भी बता दूं सपोज 80 मिलियन, तो क्या इस कंपैरेटिव फिगर से आपको कुछ हेल्प हो रही है? आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खराब हुई लग रही। लेकिन सपोज अगर इस तरह से हो जाए तो कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। तो कंपैरेटिव फिगर्स इसलिए दी जाती हैं ताकि बिजनेस की, कंपनी की एवेल्युएशन हो सके कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अब आए जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन कैसे होती है? नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स प्लस इक्विटी, वैसे ही होती है मेरे भाइयों, जैसे आपको पता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस कॉस्ट ऑफ सेल में सभी स्टॉक्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। और स्टॉक्स की मेजरमेंट के लिए भी बात हो रही है, फाइफो भी अडॉप्ट होता है, वेटेड एवरेज भी अडॉप्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 2021 में फाइफो की बेस पे स्टॉक्स मेजर करके कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट की थी, तो आइडियली क्या होना चाहिए? इस साल भी कौन से मेथड से वर्किंग होनी चाहिए? तो ये कंसिस्टेंसी होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर फाइफो था और इस साल वेटेड एवरेज हो रहा है, तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? मेथड डिफरेंट हो जाने से, मेथड डिफरेंट हो जाने से फिगर्स बदल जाएंगी और देयरफॉर फिर फिगर्स कंपेरेबल नहीं। अगर फिगर्स को कंपेयर करना है आपस में, तो फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम यूज होनी चाहिए। अगर किसी साल अकाउंटिंग पॉलिसी को और है और किसी साल की और पॉलिसी आप अडॉप्ट कर लेंगे, तो फिगर्स फिर कंपेरेबल नहीं रहेंगी। तो फिगर्स को कंपेरेबल बनाने के लिए वंस अ पॉलिसी इज सिलेक्टेड इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। दोनों लाइंस को अगर मैं इकट्ठा करूं जो अभी पढ़ रहे हैं, एक दफा स्टैंडर्ड देख के पॉलिसी बना लें, और अगर कहीं चॉइस अवेलेबल है तो उस चॉइस को, चॉइस की बेस पे सिलेक्शन करने में कोई हर्ज नहीं है। फाइफो भी यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज भी यूज कर सकते हैं। आइए 16 से बनाए जरा, आइए 16 से बनाए। कॉस्ट मॉडल भी यूज हो सकता है, इवैल्यूएशन मॉडल, कौन सा इसमें से बेहतर है? दोनों की अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो ऐसा चाहिए नहीं कि सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही इस्तेमाल हो सकता है या रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों में से कोई भी अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन वंस कॉस्ट मॉडल यूज हो जाए या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो जाए, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। कंसिस्टेंटली क्यों अप्लाई करें? ताकि फिगर्स कंपेरेबल रह सके। तो कंपेरेबिलिटी का मीनिंग समझ आ गया? कंपेरेबल करने से फिर शेयर होल्डर्स को कंपनी की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन में जरा आसानी रहती है।
तो दोनों सेंटेंसेस काइंडली दोबारा पढ़ें, जो बुलेट्स बनी हुई दो। पहली लाइन में क्या कहता है, पॉलिसी कहां से देख के बनाएं, और फिर अगर एक दफा एक पॉलिसी बना ली है तो आइडियल सिचुएशन क्या है कि उस पॉलिसी को फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए। अब जहां से हमने स्टार्ट किया डिस्कशन, फर्स्ट लाइन से रिवाइज कर लें, तो मेरी बात किसी में फिलहाल कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो एक्सप्लेन करें, कंसंट्रेट कीजिएगा, नई चीजें आप लोगों के लिए, इसमें कोशिश करूंगा स्लो स्लो चलो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं साहब? अकाउंटिंग पॉलिसीज किसे कहते हैं, अपने लफ्जों में बताएं। पॉलिसीज कहां से देख के बनती हैं, और अगर एक दफा एक पॉलिसी बना ली है तो उसे कंसिस्टेंटली क्यों यूज करें, ताकि फिगर्स कंपेरेबल रह सके। ठीक है सर, आज नेक्स्ट हेडिंग पढ़ें। लिखा हुआ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई है कि पॉलिसी को कंसिस्टेंटली यूज करें, और इमीडिएटली इसके बाद हेडिंग आ गई है चेंज इन पॉलिसी। असूलन आइडियली पॉलिसी अगर एक दफा सेलेक्ट हो गई है तो उसे फिर हमेशा कंसिस्टेंटली अडॉप्ट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ दो सिचुएशन स्टैंडर्ड में ऐसी बताएंगे जिसमें पॉलिसी बदली भी जा सकती है। नॉर्मल सिचुएशन क्या है, पॉलिसी सिलेक्ट हो गई है तो क्या करें, हमेशा कंसिस्टेंटली यूज करें, लेकिन सिर्फ दो एक्सेप्शंस ऐसी हैं, दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें पॉलिसी चेंज करने की भी इजाजत है। क्यों है, कैसे है, वो इंशाल्लाह भी मैं डिस्कस करता हूँ। हेडिंग का मीनिंग समझ आ गया, क्या पढ़ने लगे हम? तो नेक्स्ट लाइन जरा साथ पढ़े मेरा। An entity shall change its accounting policy only if number one, change is required by an IFRS। इस स्टैंडर्ड को अपने फॉलो करके पॉलिसी बनाई थी, अगर वो स्टैंडर्ड ही बदल जाए तो मजबूरन आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंपलसरी चेंज। ये पॉलिसीज कहां से देख के बनाई जाती हैं, स्टैंडर्ड से। तो अगर सब्सिक्वेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आ रहा है और जो आपने पॉलिसी सिलेक्ट की हुई थी वो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो आपका मजबूरन फिर पॉलिसी चेंज करनी पड़ सकती है। स्टैंडर्ड की बेस पर अगर पॉलिसी चेंज करेंगे तो उसे फिर कंपलसरी चेंज बोला जाता है। मैं एग्जांपल अभी देता हूँ, बी रिक्वायर्ड बी भी पढ़ना है। या मैनेजमेंट फील्स दैट द चेंज रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग मोर रेलेवेंट एंड मैनेजमेंट समझती है कि अगर पॉलिसी बदल दी जाए तो शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा रेलेवेंट रिलायबल हो जाएंगे, उन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें पॉलिसी बदली जा सकती है। नंबर वन स्टैंडर्ड बदल जाए, उसे कंपलसरी चेंज कहेंगे। नंबर टू, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से भी पॉलिसी बदल सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम्स मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल। उस केस में फिर अगर शॉर्ट वर्ड्स में हम बोलना चाहें तो ब्रैकेट पढ़ने में लिखी होगी, इसे फिर वॉलंटरी चेंज हो। अब आ जाएगा नंबर वन मीन्स ए जो लिखा IS2 दोबारा ध्यान में लाए। IS2 में इस वक्त जो स्टैंडर्ड इस वक्त चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट फार्मूलाज बस दो ही हैं, या FIFO अडॉप्ट हो सकता है या वेटेड एवरेज। लेकिन आज से तकरीबन मतलब अराउंड 20 ईयर्स पहले 2002-3 की बात है, एक लाइफो भी अलाउड होता था। 3 फार्मूलाज होते थे, लाइफो, FIFO एंड वेटेड एवरेज। लेकिन 2003 अराउंड में लाइफो फिर सब्सिक्वेंटली अलाउड नहीं रहा। तो अगर हम 2003 से थोड़ा सा पहले चले जाए तो IS2 में क्योंकि लाइफो भी अलाउड था, लाइफो का वैसे मीनिंग क्या होगा, तो ये भी अलाउड था। तो वो कंपनीज जिन्होंने 2003 से पहले IS2 की बेस पे लाइफो अडॉप्ट किया होगा, जब स्टैंडर्ड चेंज हुआ तो उन्हें कंपल्सरीली लाइफो से या FIFO या लाइफो से वेटेड एवरेज में आना पड़ा होगा। क्यों नहीं आना पड़ा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ही बदल गया। इस तरह IS23 जेन में क्या है IS23, बोरिंग कॉस्ट का इस वक्त ट्रीटमेंट क्या है, मुझसे सुना। बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन expense unless it relates to qualifying asset. In that case फिर borrowing cost नहीं कैपिटलाइज होना। ये पूरा सेंटेंस जरा ज़हन में रहना चाहिए। समटाइम्स
बोरिंग कॉस्ट का जब वर्ड आता है ज़हन में तो साथ ही आता है किसने कैपिटलाइज ही होना है। कैपिटलाइज सिर्फ किस केस में होना है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है, अदरवाइज नहीं एक्सपेंस आउट होना। इस वगैरह करंट स्टैंडर्ड आईएस 23 इसमें कुछ चॉइस नहीं है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज ही होना है। लेकिन ये भी तकरीबन आज से मेरे ख्याल 2002-3 की बात है। पहले एक चॉइस होती थी कि क्वालिफाइंग एसेट अगर है तो चाहे तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना और इवन देन अगर चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। फिलहाल कोई चॉइस वाली बात नहीं है, कंपल्सरीली बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज ही होना है। लेकिन अगर हम पीछे चले जाएं 2002-1 उस जमाने में अगर आईएस 23 पढ़ा जा रहा होगा तो उसमें एक चॉइस अवेलेबल थी। तो वो कंपनीज जो क्वालिफाइंग एसेट हो जाने के बावजूद क्वालिफाइंग एसेट बनाते हुए लोन ले भी लिए और इवन देन वो प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि अलाउड था, तो उन कंपनीज को जब स्टैंडर्ड बदला है तो कंपल्सरीली फिर एक्सपेंसिंग बोरिंग कॉस्ट से कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट की तरफ क्यों आना पड़ा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बदल गए। तो समटाइम्स जो आपने पॉलिसी बनाई होती है स्टैंडर्ड देख के, उस स्टैंडर्ड में सब्सिक्वेंटली चेंजेस आने की वजह से आपको अपनी पॉलिसी को कंपल्सरीली शिफ्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन कि पॉलिसी बदलनी पड़ सकती है कि जो स्टैंडर्ड आपने अडॉप्ट किया था, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को की बेस पे आपने पॉलिसी बनाई थी, उस स्टैंडर्ड में ही अगर चेंज आता है तो हमें फिर मजबूरन अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ती है। अब प्लीज पहला पॉइंट समझ आ गया? क्या समझ आया अपने वर्ड में बता दें। इसको सम अप करें, अगर समराइज करें तो स्टैंडर्ड खोल के पॉलिसीज बनती हैं। एक दफा अगर एक पॉलिसी बना ली है तो उसे कंसिस्टेंटली यूज करें। लेकिन इस वजह हम पढ़ रहे हैं कि समटाइम्स अगर स्टैंडर्ड ही बदल जाएगा तो हमें अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ती है, उसे फिर कंपल्सरी चेंज बोलते हैं। अब आ जाए जरा बी पे। दूसरी सिचुएशन ये लिखी हुई जिसमें पॉलिसी बदली जा सकती है कि मैनेजमेंट ये समझती है, अब जरा सेंटेंस पढ़िएगा, मैं उसकी जरा ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। मैनेजमेंट ये फील कर रही है कि अगर पॉलिसी बदल दी जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट रिलायबल का मतलब ज्यादा इंफॉर्मेटिव सॉर्ट ऑफ हो जाए। इस पॉइंट को समझने के लिए जरा एक सेकंड बोर्ड को देखें। लेट्स अज्यूम आप होंडा लिमिटेड में सीएफओ है। होंडा लिमिटेड कंपनी का बिजनेस क्या है? गाड़ी बना रही है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो लेट्स अज्यूम आप होंडा लिमिटेड में रीज क्या है सर, और एज अ सीएफओ आपने इन्वेंट्री को मेजर करते हुए फाइफो बेसिस पे कॉस्ट फार्मूला बनाया हुआ, ठीक है सर। लेकिन लेट्स अज्यूम आपकी होंडा लिमिटेड के अलावा जितनी और कार सेक्टर की कंपनीज हैं, अदर कार सेक्टर कंपनीज, क्या मतलब कार सेक्टर कंपनीज, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और इसके अलावा हैं, होंडा के अलावा जो हैं, उनके सीएफओस ने सपोज इन्वेंट्री की मेजरमेंट के लिए वेटेड एवरेज मेथड अडॉप्ट किया। बताएं आप सही हैं या वो सही है? दोनों सही हैं, दोनों अलाउड है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को बाकी कार सेक्टर की कंपनीज की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना चाहें तो क्यों सही कंपैरिजन नहीं हो सकता? क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट होगी। शेयर होल्डर्स जो है ना वो दो तरह से बिजनेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करना चाहते हैं। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, शेयर होल्डर तो है ना ज़हन में। कौन होता है शेयर होल्डर? शेयर होल्डर कौन है? कंपनी का ओनर है। कंपनी का ओनर है। कंपनी का जो ओनर्स हैं वो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को पिछले सालों से भी कंपेयर करते हैं और ट्रेंड्स देखते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले में करंट ईयर में हमारा बिजनेस कैसा जा रहा है। और सेकेंडली अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को अपनी ही कंपनी में, अपने ही सेक्टर में जो दूसरी कंपनीज होती हैं उससे भी कंपेयर करके देखा जाता है कि बाकी कंपनीज के मुकाबले में हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अच्छा, ये डेफिनेटली कोई कंपैरिजन लॉजिकल नहीं होगा कि होंडा लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप एमसीबी बैंक से कंपेयर करना शुरू हो जाए, या होंडा लिमिटेड कंपनी को आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से कंपेयर करना शुरू कर दें। सेम सेक्टर की कंपनीज का कंपैरिजन होना चाहिए। अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में कंपनीज इन्वॉल्व है तो बैंकों से कंपेयर करेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को बाकी इंश्योरेंस कंपनी से कंपेयर करेंगे, कार सेक्टर कंपनीज को बाकी कार सेक्टर में जो कंपनीज है, टेक्सटाइल कंपनी अगर कोई है
तो बाकी टेक्सटाइल कंपनी या सेक्टर में जो कंपनीज है उनसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, IS2 के मुताबिक FIFO भी अलाउड है, वेटेड एवरेज भी अलाउड है, लेकिन जो होंडा लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, होंडा लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बाकी कार सेक्टर की कंपनीज के साथ क्यों कंपेयर नहीं कर पा रहे। अगर करेंगे भी तो मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं होगा, पॉलिसीज अगर सेम होगी तभी सही लॉजिकल कंपैरिजन हो सकेगा। तो देयरफॉर आपने सपोज एज अ CFO ऑफ द होंडा लिमिटेड ये डिसाइड किया कि हम भी FIFO से वेटेड एवरेज पे इसलिए आ जाते हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकें। क्या ये हमें किसी स्टैंडर्ड ने कहा है? क्या ये हमें किसी स्टैंडर्ड ने कहा है कि FIFO की जगह वेटेड एवरेज पे है? स्टैंडर्ड में तो दोनों अलाउड है। मैनेजमेंट ने ये फील किया है कि अगर FIFO से वेटेड एवरेज पे चला जाए, FIFO से वेटेड एवरेज पे शिफ्ट कर लें तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंपेरेबल हो जाएंगी अदर कंपनीज के साथ, और देयरफॉर शेयर होल्डर्स इस इंफॉर्मेशन को जरा प्रॉपरली कंपेयर करके सही डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो दिस शिफ्ट इन पॉलिसी इज नॉट ड्यू टू द चेंज इन स्टैंडर्ड, इट इज अ वॉलंटरी चेंज। इट इज अ वॉलंटरी चेंज। ये क्यों हुई है वैसे? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो जाएं, ज्यादा रेलेवेंट हो जाएं शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। एग्जांपल समझ आ गई? तो दो तरह बेटा पॉलिसी, बाकी चला एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। पॉलिसी दो सिचुएशंस में चेंज हो सकती है। नंबर 1 स्टैंडर्ड या मैनेजमेंट के जरा पढ़ के अपने वर्ड्स में सर बताएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रेलेवेंट रिलायबल हो। बाकी अगर आप ये वाली दूसरी एग्जांपल अगर कहीं लिखना चाहें तो पेज के नीचे जरा जगह खाली है, डी के साथ एक एरो बना के नीचे ला दो। नहीं, अगर वो आ जाएंगे FIFO पे तो फिर उन्होंने पॉलिसी चेंज की है। अगर वो FIFO पे आ रहे हैं फिर हम भी आ जाएंगे। लेकिन आई होप कि वो इस तरह से मजाक नहीं हो रहा होगा। नहीं, बाकी को बताना कोई नहीं हमने कि हम भी वेटेड एवरेज पे आ गए। ये ना कि वैरिएबल कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ अकाउंटेंट्स मजाक ही शुरू हो रहे हैं। हम खामोशी से अपनी पॉलिसी FIFO से वेटेड एवरेज पे करें। मैं बताता हूँ। FIFO को क्रॉस क्यों किया मैंने? क्योंकि स्टैंडर्ड बदल गया। स्टैंडर्ड बदल गया है या मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से ये काम किया है? मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से ये काम क्यों किया? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव मींस उनके लिए और ज्यादा रेलेवेंट हो जाए, उन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन उससे मिले। सिर्फ अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के बजाय वो इसे दूसरों के साथ भी सही तरह कंपेयर करके डिसीजन ले सकें, और फिर ये भी फैसला कर सकें कि हमने इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखनी है या इस कंपनी में फॉर एग्जांपल अपने शेयर्स बेच के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर जा रही है। डेफिनेटली ये शेयर होल्डर्स का राइट है कि अगर वो चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी एक कंपनी की बजाय दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता कौन है? ये आप अकाउंटेंट्स बनाते हो, आप अकाउंटेंट्स या मैनेजमेंट कहला रहे हैं, CFOs हैं, लेकिन ये आप बनाते किसके लिए हैं? अपने लिए नहीं बनाते, शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बनाते। शेयर होल्डर्स मीन ओनर्स की इंफॉर्मेशन। वैसे तो आपने PRC में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा होगा, बट सिर्फ शेयर होल्डर भी यूजर नहीं होता, बैंक्स भी होते हैं, आता को जहन में? पब्लिक भी एक वर्ड आया भाई से, गवर्नमेंट भी है वगैरह वगैरह, लेकिन मेन सबसे इंपॉर्टेंट यूजर कौन है? वो शेयर होल्डर है। इसलिए मैं अक्सर उसी का वही बोल रहा हूँ। ये एक भाई ने सवाल किया जी कि ये स्टैंडर्ड बदलता कौन है? जैसे नहीं बनाता भी डेफिनेटली कौन है, फिर बदलता कौन? एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। IASB इज एन एब्रिविएशन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये IFRS पब्लिश करता है, ये स्टैंडर्ड्स बनाने वाली बॉडी है। और एक दफा अगर एक स्टैंडर्ड बन जाए तो फिर सब्सिक्वेंट उसको रिव्यू भी करता रहता है कि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में कुछ स्टैंडर्ड में, इंसान है सारे, वक्त के साथ साथ महसूस हो सकता है इंसानों को कि जो हमने पहले चीजें एग्री की थी शायद उनमें कुछ चेंज रिक्वायर्ड है, तो फिर यही बॉडी जो है रिवाइज स्टैंडर्ड इशू करती है। तो IASB
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, तो दुनिया के अकाउंटेंट्स इसमें रिप्रेजेंटेशन है उनकी, और ये स्टैंडर्ड्स पब्लिश करते हैं, और सब्सिक्वेंटली फिर अगर कोई चेंज होगी तो यही रिवाइज स्टैंडर्ड बना के पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो बनाते भी यही हैं, और इनमें अगर कोई चेंज है तो यही चेंज लाएंगे हम अकाउंटेंट्स हैं। IFRS को देख के जो चेंज रिवाइज स्टैंडर्ड है उनकी बेस पे, पर अगर पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है तो अकॉर्डिंगली उनको चेंज करना है, ठीक है जी। किसी और का कोई और क्वेश्चन हो ध्यान में? एक नजर दोबारा पढ़ने स्टार्ट से लेके यहाँ तक। तो कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज। चले आगे चले। आगे जो हमने डिस्कस करना है उसको पढ़ने से पहले 4 टर्म्स लिखी हुई उनको अगर अंडरस्टैंड करना है। 4 टर्म्स जो मैंने बोली हैं, 4 टर्म्स जो आपके सामने मैंने कहा है, ये जरा हेडिंग्स ढूंढे जरा। एक लिखा हुआ है आगे प्रोस्पेक्टिव चेंज, आगे क्या लिखा हुआ है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज, आगे फिर ट्रांजिशनल प्रोविजन है, आगे फिर इम्प्रैक्टिकेबल है। उसके इन 4 को अंडरस्टैंड करके फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग में जाना। आगे जरा प्रोस्पेक्टिव चेंज क्या होता है जरा पढ़े, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। Effect of change is applied in current and future period. No effect of change is applied in the previous period. देखो फॉर एग्जांपल आप 2022 में है, 2022 में अगर आपने कोई चेंज किया है, तो चेंज हुई, को पॉलिसी चेंज हुई है, तो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज किया है, लेकिन उसका इफेक्ट पिछले सालों में आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करना, सिर्फ करंट ईयर एंड ऑनवर्ड ईयर्स में अगर इनकॉर्पोरेट करना है, किन सालों को भूल जाना है? पिछले सालों में जो हो गया बस हो गया है। करंट ईयर जिसमें चेंज कर रहे हैं उसमें इफेक्ट अगर आना है, और अगले सालों में अगर इफेक्ट आना है, तो इसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव चेंज। तो मैं अगर आपके सामने कभी बोलूं कि प्रोस्पेक्टिवली चेंज करें, तो आपके जहन में क्या आएगा कि पिछले साल जो गुजर गए हैं वो एज इट इज बस ठीक है, ऑनवर्ड्स बस सोचें। ऑनवर्ड्स कहां से? करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स में, ठीक है। अब इससे की क्या एप्लीकेशन है वो मैंने भी बतानी है। प्रोस्पेक्टिव चेंज के वर्ड से आपको क्या समझ आएगा कि करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स में इफेक्ट आना है, पिछले जितने साल गुजर गए हैं वो बस ठीक है जैसे हो गया। नंबर 2, फिर एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। इसके सामने पढ़े क्या लिखा, इफेक्टिव चेंज इज अप्लाइड इन द करंट फ्यूचर एज वेल एज इन ऑल प्रीवियस पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर 2022 में कोई चेंज आया है और रेट्रोस्पेक्टिव चेंज है, तो 2022 में तो इफेक्ट आना ही है, ऑनवर्ड्स भी आना है, लेकिन करंट एंड ऑनवर्ड ईयर्स के साथ साथ पिछले सारे सालों में भी चेंज आना है जिस साल से बिजनेस शुरू हुआ था। लेट्स अज्यूम हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसमें 2022 में कुछ चेंज लाया गया है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1990 में। प्रोस्पेक्टिव अगर चेंज होगा, प्रोस्पेक्टिव चेंज अगर होगा, तो 1990 से लेके 2021 में जो हो गया था बस वो खत्म है, उसमें अपने कुछ नहीं करना। आप सिर्फ किस ईयर से ऑनवर्ड्स करेंगे? 2022 और उससे ऑनवर्ड्स ईयर 23, 24 वगैरह। लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज है तो करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स के साथ साथ पिछले सारे साल कब से, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो मैंने 1990 में क्या अज्यूम किया, अगर 1960 में स्टार्ट हुआ तो 1960 से लेके 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी एडजस्ट होंगे। और मेरी इस एग्जांपल के मुताबिक 1990 से लेके 2021 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एडजस्ट होंगी अगर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज है। कैसे एडजस्ट होंगी वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ, वो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव मींस क्या है? करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स के साथ साथ कौन से साल भी, कहां तक प्रीवियस ईयर्स, जहां से बिजनेस स्टार्ट, आइडियली जहां से बिजनेस स्टार्ट बिजनेस है। मुझे कंप्लीट करना, फिर मेरे ख्याल अगर लिखने की जरूरत पड़ी तो लिख लीजिएगा। मैं अगर कभी कहूं यार रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करें तो आपको क्या समझ आएगा? करंट ईयर में तो चेंज करना ही है, फ्यूचर में भी करेंगे, और साथ साथ पिछले सालों में जो हो चुका है उसको भी चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैसे करना है वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद एक हेडिंग लिखी है ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशनल प्रोविजन को पहले थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लें,
और जरा साथ रहिएगा, अंडरस्टैंड करना इसे। समटाइम्स इफ देयर इज अ चेंज इन पॉलिसी, बैठे सर कहाँ पढ़ रहा हूँ, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। Sometimes if there is a change in accounting policy, in an accounting standard, standard itself explains how to change the policy. बस यहाँ रखने दो, पढ़ लेंगे पढ़। जी आप मेरी तरफ जरा देखो, अगर कोई स्टैंडर्ड बदला, बदल सकता है, और स्टैंडर्ड बदलने के बाद स्टैंडर्ड बदलने वालों ने ही मींस आईएसबी ने ही ये भी बता दिया है कि ये जो चेंज आया है इस चेंज को प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करना है या रेट्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करना है। क्या बदला? स्टैंडर्ड बदला, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट बदली जिससे पॉलिसी बदल गई, और स्टैंडर्ड बदलने वालों ने ही खुद से ये बता दिया कि पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली बदलना है या प्रोस्पेक्टिवली बदलना है। तो जिस स्टैंडर्ड के पैराग्राफ में ये बताया होगा कि प्रोस्पेक्टिवली बदलना है या रेट्रोस्पेक्टिवली बदलना है, उस पैराग्राफ की हेडिंग होती है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ट्रांजिशनल प्रोविजंस के नाम से अगर कोई स्टैंडर्ड में हमें पैराग्राफ नजर आए तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये बताया होगा कि पॉलिसी को कैसे बदलना है। अगर स्टैंडर्ड बदला और स्टैंडर्ड बदलने वालों ने खुद ही बता दिया कि स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन, चेंज की एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिवली है या रेट्रोस्पेक्टिवली है, तो आप देखें ना स्टैंडर्ड बनाने वाले ये कैसे बताएंगे कि कैसे बदलना। स्टैंडर्ड बनाने वाले को अंग्रेजी में लिख के बताएंगे ना कि कैसे चेंज करना है, इंग्लिश में उन्होंने लिखा होगा पैराग्राफ में। तो जिस पैराग्राफ में ट्रीटमेंट ऑफ चेंज बताया होगा उस पैराग्राफ की हेडिंग होती है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। इन अदर वर्ड्स ट्रांजिशनल प्रोविजंस के पैराग्राफ में ये बताया होता है कि पॉलिसी को कैसे चेंज करना है। नहीं समझ आ रहा? दोबारा सेंटेंस शुरू करें। समटाइम्स if there is a change in accounting policy in accounting standard, किसमें क्या बदला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग पॉलिसी बदली। स्टैंडर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन, स्टैंडर्ड में ही खुद से बता दिया गया हाउ टू चेंज द पॉलिसी। ब्रैकेट पढ़े, मींस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इज गिवन इन द रेलेवेंट स्टैंडर्ड। जिस स्टैंडर्ड में चेंज है उसी स्टैंडर्ड में अगर बता दिया गया चेंज कैसे करना है, दैट गिवन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल प्रोविजंस। व्हाट इज द मीनिंग ट्रांजिशनल प्रोविजंस? इटसेल्फ इसका अपना कोई मीनिंग नहीं, इटसेल्फ इसका कोई मीनिंग नहीं। जिस पैराग्राफ की हेडिंग होगी ट्रांजिशनल प्रोविजंस, उसके अंदर होगा क्या? नहीं रेट्रोस्पेक्टिव, उसके अंदर होगा क्या? चेंज का ट्रीटमेंट बताया होगा। और हो सकता है कि स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कहा हो कि इस चेंज को प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करें। क्या मतलब प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करें? पिछले सालों को छोड़ें, ऑनवर्ड ईयर्स में बस चेंज करें। और ये भी लिखा हो सकता है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करें, विच मींस करंट और फ्यूचर ईयर्स के साथ साथ पिछले सारे सालों में भी चेंज लेके आए। डन है प्लीज? अपने लफ्जों में जरा मेरी तरफ देख के बताएं, व्हाट आर ट्रांजिशनल प्रोविजंस? हमेशा की तरह मेरा ये क्वेश्चन भी मेजॉरिटी को महसूस हुआ है कि साइलेंट है। यस सर, मेजॉरिटी को यही महसूस हुआ। इसकी आदत है सवाल पूछना, ये खुद ही जवाब देगा बाद में। कौन सी 3 हेडिंग्स जहां तक मैंने बताई? प्रोस्पेक्टिव चेंज किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव चेंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाईजान? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कोई नहीं कहते। रेट्रोस्पेक्टिव किसे कहते हैं? सिर्फ पिछले सालों में या करंट और फ्यूचर के साथ साथ पिछले साल? प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में कुछ सिमिलरिटी है? करंट और फ्यूचर ईयर तो दोनों में एडजस्ट होने हैं। डिफरेंस ये है प्रोस्पेक्टिव में पिछले साल नहीं और रेट्रोस्पेक्टिव में पिछले सालों में भी एडजस्टमेंट होती है। देन आज एक जरा टर्म और पढ़ लें फिर इसको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इम्प्रैक्टिकेबल। अब ये भी स्टैंडर्ड की टर्म है IS 8 की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS 8 के मुताबिक इम्प्रैक्टिकेबल का मीनिंग होता है मींस नॉट पॉसिबल टू अप्लाई आफ्टर मेकिंग every reasonable effort to do so. For example, records related to all relevant previous periods are not available. देखिए अब रेट्रोस्पेक्टिव की डेफिनेशन में वापस जाएं। रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आइडियली मैंने क्या बताया, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज किसे कहते हैं?
करंट फ्यूचर ईयर के साथ साथ, करंट और फ्यूचर ईयर्स के साथ साथ पिछले सारे साल भी एडजस्ट होने हैं, और पिछले सारे सालों का मतलब जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहां से शुरू करना। आइडियली रेट्रोस्पेक्टिव ये है कि पिछले सारे साल एडजस्ट होने हैं, लेकिन अब हम 2022 में हैं और लेट्स अज्यूम बिजनेस 1990 में स्टार्ट हुआ था, तो रेट्रोस्पेक्टिव को अगर सही अप्लाई करना है, इसका मीनिंग होगा 1990 से लेके 2021 तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ठीक होनी है। लेकिन अगर पिछले सारे सालों का रिकॉर्ड अब अवेलेबल ना हो, ये कितने तकरीबन साल बन जाएंगे? 31 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली बनेंगे। वैसे भी लॉ की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अभी आपने शायद पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपको मैं आइडिया दे दूं, कंपनी लॉ में ये रिक्वायर्ड है। कंपनी लॉ का मतलब है कंपनीज पे ये लॉ एप्लीकेबल है कि पिछले 5 से 10 साल अप्रोक्सीमेटली इन ईयर्स का रिकॉर्ड मेंटेन रखना जरूरी है। ठीक है, मतलब इससे सारे सालों का रिकॉर्ड रखना ये पॉसिबल नहीं होता है। जब आप कभी बड़े होकर जरा देखेंगे तो रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी स्टोर रूम्स में रखे होते हैं, पिछले सारे सालों के रखना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि 5 से 10 साल तक अगर पिछले रिकॉर्ड्स रख लिए जाए तो वो सफिशिएंट है। अब रेट्रोस्पेक्टिवली आइडियल तो ये है कि पिछले सारे सालों की करेक्शन की जाए स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जहां से बिजनेस शुरू हुआ था। लेकिन अगर पिछले सारे सालों का रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है तो फिर मजबूरन क्या करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिवली को कैसे अप्लाई कर सकेंगे? आइडियल क्या है? आइडियल पहले बता देंगे पिछले सारे साल। लेकिन अगर पिछले सारे सालों का रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर जितने सालों का रिकॉर्ड होगा वहां से करेक्शन कर देंगे, बाकी सालों में करेक्शन करना हमारे लिए इनप्रैक्टिकेबल हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग इनप्रैक्टिकेबल? तमाम रीजनेबल एफर्ट्स करने के बावजूद अगर हम ये काम ना कर सकें तो फिर उसे इनप्रैक्टिकेबल बोला जाता है अकाउंटिंग में। ठीक है, आइडियली रेट्रोस्पेक्टिव मींस सारे पिछले साल कहां से, लेकिन अगर सारे सालों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो बस कहां से कर लेंगे? जहां से प्रैक्टिकेबल टू चेंज है। और किन सालों को छोड़ देंगे? जिनमें इनप्रैक्टिकेबल टू चेंज। व्हाट्स द मोरल प्लीज? प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होगा? जहां से पॉसिबल है, प्रैक्टिकेबल है, किया जा सकता है। तो जिन सालों में प्रैक्टिकेबल है वो कर लेंगे, और जिन सालों में इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना होने की वजह से इनप्रैक्टिकेबल हो गया हमारे लिए, उन सालों को फिर छोड़ देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 2010 के बाद 2010 से पिछले हमारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है और हमने कोई ट्रीटमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली करना है, तो बस किस साल से शुरू कर देंगे? 2010 से ऑनवर्ड्स कर लेंगे। और कौन से सालों को फिर छोड़ देंगे? 1990 से लेके 2009 तक की जो इंफॉर्मेशन होगी अगर अवेलेबल नहीं है तो उसमें फिर हम एडजस्टमेंट ऑब्वियसली नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर आप प्लीज? एक दफा जरा बता देंगे मुझे फाइनली आपको क्या समझ आया प्रैक्टिकल अपने लफ्जों में, कोई ऐसा चीज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई प्रैक्टिकेबल है या इम्प्रैक्टिकेबल है? नहीं, ये लाइन पढ़ के बताइएगा, पढ़ाई के हवाले से ये सेंटेंस है प्रैक्टिकेबल और इम्प्रैक्टिकेबल समझ आता है? पढ़ाई प्रैक्टिकेबल है इम्प्रैक्टिकेबल है? दिल नहीं मान रहा इम्प्रैक्टिकेबल है, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। आफ्टर मेकिंग ऑल रीजनेबल एफर्ट्स, किताब खोलेंगे, रजिस्टर खोलेंगे, नहीं मैं अप्लाई कर दूं अपने, प्रैक्टिकेबल है या इम्प्रैक्टिकेबल है, तो किताबें खोलेंगे, मोबाइल ऑफ कर देंगे, नींद पूरी करेंगे, फिर किताबें खोलेंगे, सब कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन खुदा ना खासा रात का टाइम है, लाइट चली गई है, मोबाइल ऑन करेंगे, टॉर्च मोबाइल ऑन करेंगे टॉर्च के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो चार्ज नहीं है, फिर लाइट का वेट करेंगे, और अगर 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 कुछ ना हो सका फिर ठीक है, वो सब कुछ करेंगे। और सब कुछ करने के बावजूद अगर नहीं कर सकेंगे तो ये हो ही नहीं सकता। पढ़ाई हमेशा प्रैक्टिकेबल। पढ़ाई को छोड़े सर, रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड से करें, पढ़ाई का पुराना रिकॉर्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था वो किताब में ला के दिखाएं, तो ये डेफिनेटली इम्प्रैक्टिकेबल बहस कर रहा हूँ। लास्ट पैराग्राफ। लेकिन जो कल सवाल किया था वो सवाल अपने रजिस्टर में से दिखा दें, जो घर में होमवर्क किया है वो सवाल दिखा दें, ये प्रैक्टिकेबल है। घर वाला रजिस्टर अपने साथ ही रखते हैं आप, वो घर वाला रजिस्टर है ही कोई नहीं, वो मैंने बनाया हुआ, हमने तो सोचा भी नहीं कभी ऐसे। लास्ट हेडिंग सर, बल्कि लास्ट हेडिंग में आने से पहले ऊपर क्या हो चुका है जरा पढ़ लें, जरा दोबारा पढ़ ले, मीन अपने से एक सरसरी सा देख के बताएं हेडिंग पे। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने?
अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन पढ़ी है, अपने वर्ड्स में जरा देख के बताएं जरा। और रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स जो किस लिए अडॉप्ट किए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होकर प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। देन स्टैंडर्ड्स खोल के पॉलिसीज बननी है। आइडियली पॉलिसी अगर एक दफा बना ली है तो कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी है, लेकिन दो सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें पॉलिसी चेंज की जा सकती है। नंबर 1, अगर स्टैंडर्ड ही बदल गया है तो पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और नंबर 2, मैनेजमेंट अगर फील करे तो वॉलंटरी भी चेंज कर सकती है, लेकिन द ऑब्जेक्टिव शुड बी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल। अब हम ये पढ़ने लगे हैं लास्ट इस पैराग्राफ, इस पेज के एंड पे, कि अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना, मींस उसे अकाउंट फॉर कैसे करना। तो इधर हेडिंग देखे रखते हैं, हाउ टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक कैसे करना है, अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कैसे करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। दो सिचुएशंस पढ़ी हमने। नंबर ए पढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा चेंज इज रिक्वायर्ड बाय IFRS, then use transitional provisions if available पर रुक जाए। अगर स्टैंडर्ड में चेंज आया है तो सबसे पहले उसी स्टैंडर्ड के अंदर ढूंढें कि क्या कोई ट्रांजिशनल प्रोविजंस वाला पैराग्राफ अवेलेबल है। क्या मतलब हुआ इसका? ट्रांजिशनल प्रोविजन का पैराग्राफ अवेलेबल है का मतलब ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या होती है? स्टैंडर्ड बदल गया है, उसमें को पॉलिसी चेंज हो गई है, तो सबसे पहले उसी स्टैंडर्ड के अंदर ढूंढें कि क्या स्टैंडर्ड चेंज करने वालों ने, IASB वालों ने, तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस का पैराग्राफ दिया है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस का पैराग्राफ का मतलब क्या उन्होंने खुद बताया है कि ये पॉलिसी प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होनी है? अगर तो बताया है तो क्या करें, जैसे बताया है वैसे करें। अगर उन्होंने कहा प्रोस्पेक्टिवली पॉलिसी चेंज करें, प्रोस्पेक्टिवली करें, रेट्रोस्पेक्टिवली करें, रेट्रोस्पेक्टिवली करें। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, स्टैंडर्ड तो बदल दिया जाता है लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर ट्रांजिशनल प्रोविजंस का पैराग्राफ नहीं होता। क्या मतलब हुआ इसका? स्टैंडर्ड तो बदल गया है लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि कैसे चेंज करें। तो अगर उन्होंने बताया नहीं तो अदरवाइज में हम आ जाएंगे। तो सेंटेंस दोबारा शुरू करें। नहीं, एक मिनट। इफ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड देन यूज करें ट्रांजिशनल प्रोविजंस अगर अवेलेबल है तो। अदरवाइज का मीनिंग क्या होगा? स्टैंडर्ड तो बदला है लेकिन ट्रांजिशनल प्रोविजंस वाला पैराग्राफ अवेलेबल नहीं, तो देन अप्लाई द चेंज रेट्रोस्पेक्टिव। अगर नहीं बताया तो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली ही चेंज करेंगे। लेकिन कहते हैं अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। क्या मतलब अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो? आइडियली तो इसका मतलब होगा हमने पिछले सारे साल ठीक करने हैं, लेकिन अगर पिछले सारे साल ठीक करना पॉसिबल नहीं है तो जिनको पॉसिबल नहीं है करना उनको रहने दें, जो ईयर्स पॉसिबल हैं बस उनको करना। समझ आ रहा प्लीज? इफ इट इज impracticable to apply retrospectively then apply the change from the date it is practicable to the change। मेरी तरफ जरा देखें, स्टैंडर्ड बदला, पहले क्या ढूंढना है? ट्रांजिशनल प्रोविजंस मिल गई तो ठीक है, उसके मुताबिक करें। लेकिन अगर ट्रांजिशन प्रोविजंस नहीं मिले तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है। लेकिन अगर पिछले सारे सालों को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वहां से शुरू कर लें जहां से प्रैक्टिकेबल टू चेंज। ओके प्लीज? मीन्स से अगर कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे हम और पॉलिसी चेंज है तो पहले वर्ड क्या ज़हन में आएंगे? ट्रांजिशनल प्रोविजन। मिल जाए ओके है, ना मिले तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव की तरफ जाएंगे। नंबर 2 सर बिल्कुल मुश्किल नहीं सर, इंशाल्लाह सर, आप देखिएगा तो सही। आपने इंशाल्लाह अभी आज ही शुरू कर देना, कोई इशू नहीं है सर। हर नई चीज शुरू में मुश्किल लगती है लेकिन जब आपने कहना ये तो बिल्कुल सिंपल। जिस तरह आपको IAS 23 जब शुरू होगा तो आप कह रहे हैं पता नहीं क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको पता है ये क्या है। यूं करते हैं तो यूं करते हैं, सवाल नहीं बेटा आप टेंशन क्यों लेते हैं? इंशाल्लाह हमने ऐसे ट्रीटमेंट करना है कि कोई भी इशू आपके जहन में नहीं आए। फिगर्स कंपेरेबल भी रहेंगी, और सब कुछ एडजस्ट भी हो जाएगा। तो वो बस आप टेंशन की तरफ जा रहे हैं, बस सिर्फ आखिरी पैराग्राफ पढ़ना है कि जैसे हमने अगला सवाल पढ़ना है अपने के सामने क्वेश्चन आ जाए तो बस बोरियत खत्म होने लगी। बी पैराग्राफ,
इफ देयर इज अ वॉलंटरी चेंज, अच्छा इसको लिंक रखें जरा ऊपर वाले पैराग्राफ से। पॉलिसी किन दो सिचुएशंस में बदल सकती है, एक तो स्टैंडर्ड बदल जाए और मैनेजमेंट भी बदल सकती है। अब अगर मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर रही होगी तो उस केस में ट्रांजिशनल प्रोविजंस का सवाल ही क्यों नहीं पैदा होता। ट्रांजिशनल प्रोविजंस तो तब होंगी जब स्टैंडर्ड बनाने वालों ने बदला होगा। अगर वॉलंटरी चेंज है, मैनेजमेंट खुद चेंज किए, तो पॉलिसी हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली ही चेंज होगी, उसमें ट्रांजिशनल प्रोविजंस का कोई सवाल नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। तो पढ़िएगा, इफ देयर इज अ वॉलंटरी चेंज देन अप्लाई द चेंज retrospectively unless it is impracticable to do so. If it is impracticable to apply retrospectively then apply the change from the date it is practicable to change. मतलब इस बी पैराग्राफ में ट्रांजिशनल प्रोविजंस का जिक्र क्यों नहीं है? ट्रांजिशनल प्रोविजंस होंगी ही कब? जब स्टैंडर्ड बदलेगा तो स्टैंडर्ड बदलने वाले बताएंगे ना कि कैसे करना है, और अगर उन्होंने कहा ही नहीं था बदलें, हमने अपनी चॉइस से चेंज किया है, तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस की बहस नहीं, हमेशा हम रेट्रोस्पेक्टिवली ही चेंज करेंगे उस केस में। पेज नंबर 121 पर आज इस बहस को जरा एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हवाले से ना ये बेहतरीन टॉपिक एक आपके सामने आया, जिसमें IAS 23 भी आना है, जिसमें डेप्रिसिएशन भी आनी है, जिसमें रिवैल्यूएशन भी आनी है, चेंजेस इन इक्विटी भी आनी है। तो सब कुछ तो आपको पता, और नई चीज जो मैंने नहीं बताई वो नहीं आनी, वो इंशाल्लाह बाद में आएगी। ड्यूरिंग 2003 इकट्ठे सारे A revised IFRS on borrowing cost was published. थोड़ा सा मैंने शायद अभी during 2003 company had previously been expensing borrowing cost as a period cost, but the revised IFRS required that all borrowing costs be capitalized to the related asset. अंग्रेजी में फंसना नहीं, अंग्रेजी से अंडरस्टैंड करके बाहर निकलना, भागना भूगना कोई नहीं, डरना भी नहीं। ये ट्रांसलेशन करें सेकंड सेंटेंस की। कंपनी हैड प्रीवियसली बीन एक्सपेंसिंग बोरिंग कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट तक रुका। कंपनी पिछले सालों में बोरिंग कॉस्ट को जिस पीरियड में इंकर हो रही थी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रही थी। इस लाइन को पढ़ के कोई अकाउंटिंग पॉइंट से क्या एंट्री में आती? एक्सपेंस डेबिट, कैश पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस आउट कर रहे थे। बट द रिवाइज्ड IFRS ने क्या कहा, रिवाइज ने क्या कहा, ऑल बोरिंग कॉस्ट बी कैपिटलाइज्ड टू द रिलेटेड एसेट। बोरिंग कॉस्ट है वो रिलेटेड एसेट में प्लस करें। क्या हो रहा था, क्या करें? एक्सपेंस डेबिट हो रहा था लेकिन एसेट डेबिट करें। ऐसे एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने की कोई बहस हो रही है। The borrowing costs for all incurred on a construction of a plant. Construction of a plant, क्या ये plant qualifying asset हो सकता है? अगर substantial time period लग रहा है। The revised standard, यहाँ से आप अंडरलाइन कीजिएगा। The revised IFRS provided transitional provisions. ठीक है, होती है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। क्या स्टैंडर्ड में कोई चेंज आ रहा है? तो स्टैंडर्ड में जो चेंज आया अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड वाले ही बताने लगे कि ट्रीटमेंट क्या करें। द रिवाइज्ड IFRS प्रोवाइडेड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। बेटा बस करो, ना डिस्टर्ब करो उस गरीब को, पता नहीं चलने दे रहे वैसे आप पिछले 20 मिनट से। बस करें, फ्रेंडली बस करें। दोबारा मिशन ऑन कर लीजिएगा, तेज बहुत है वैसे आप। वो गरीब मुसलसल देख रहा था मेरी तरफ, आपको बता भी नहीं पा रहा था कि मैं मुसलसल देख रहा हूँ। उसको तो छोड़ दो, उसने कोशिश बड़ी की होगी, बस कर दें, जीत गए आप। किन चक्रों में पड़े रहते हैं। The revised IFRS provided transitional provisions that allowed the company to capitalize the cost from years beginning on or after 2004 or before this date if preferred। यहाँ तक अंडरलाइन करना। और अपना जरा इंग्लिश का टेस्ट लें, और उस टेस्ट लेने के बाद मुझे जरा उर्दू में इसकी जरा अपने वर्ड्स में ट्रांसलेशन करके बताएं। जो स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है उसमें ट्रांजिशनल प्रोविजंस गिवन है, उसमें ये अलाउड है कि चाहे तो प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट कर लें,
और या चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिवली ट्रीट कर लें जैसे प्रेफर्ड लगता है। या क्या कर लें, या क्या कर लें, बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 2004, 2003 में चेंज आया, या तो 2004 और आगे चेंज कर लें, और बिफोर दिस डेट इफ प्रेफर्ड। इफ प्रेफर्ड का यहाँ क्या मतलब है, कंपनी की अपनी मर्जी, तो या प्रोस्पेक्टिवली कर लें या रेट्रोस्पेक्टिवली कर लें। सही कह रहा हूँ? किन वर्ड्स को देख के, कहाँ देख के मैंने कहा है प्रोस्पेक्टिवली करना? नहीं, बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 2004। हम किस साल में इस वक्त? 2003 में। और बिफोर दिस डेट रेट्रोस्पेक्टिवली चॉइस दी। तो कंपनी ने क्या किया? The entity choose to capitalize the borrowing cost from the, हमने कौन सी सिलेक्शन कर ली? रेट्रोस्पेक्टिव। स्टैंडर्ड ने क्या क्या चॉइस दी हुई थी? सॉर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिवली कर लें, रेट्रोस्पेक्टिवली कर लें। हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया अर्लीस्ट डेट पॉसिबल, तो ब्रैकेट में लिख लें वहां अर्लीस्ट डेट पॉसिबल के साथ। फाइनली कैसे पॉलिसी चेंज होनी है? रेट्रोस्पेक्टिवली। मेरे सारे वर्ड क्लियर है प्लीज? क्या वर्ड्स बोले मैंने? चॉइस दी हुई है ट्रांजिशन प्रोविजंस में। क्या या क्या चॉइस है? प्रोस्पेक्टिव भी है, रेट्रोस्पेक्टिव भी है। अब डेफिनेटली दोनों चॉइसेस में से कौन कोई एक अडॉप्ट होना था, तो कंपनी ने फाइनली कौन सी अडॉप्शन कर ली है? रेट्रोस्पेक्टिवली अडॉप्ट कर लिया। एनी कंफ्यूजन? द प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज का मतलब ये है डेप्रीसिएशन का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, ये भी हो सकता था, कंसिडर करें जरा, IAS 23 आ गया बोरिंग कॉस्ट। ये भी हो सकता था कि पिछले सालों में हमने कोई क्वालिफाइंग एसेट बनाया हो और बोरिंग कॉस्ट का एक्सपेंस आउट कर दिया हो, और पिछले सालों में ही वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज भी हो गया हो, और अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा डेप्रिशिएट भी कर लिया हो। हिम्मत जवानो, हिम्मत हिम्मत। अब अगर रेट्रोस्पेक्टिवली पॉलिसी चेंज करेंगे तो यकीनन जो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई होगी उसे एसेट की कॉस्ट में प्लस करेंगे पिछले सालों में जाके। लेकिन एसेट कॉस्ट में प्लस करने का मतलब ये होगा कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अकॉर्डिंगली फिर पिछले सालों की डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट हो बढ़ेगी यकीनन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस क्वेश्चन में प्लांट क्योंकि अभी नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज है, तो शायद डेप्रिसिएशन के इश्यूज अभी नहीं आएंगे। ठीक है सर? सिर्फ क्या करेंगे पिछले सालों में जाके? कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, एक बेसिक सी कोई एंट्री ध्यान में आ सकती है इस पैराग्राफ को पढ़ के? क्या अब हम करने का चाह रहे हैं? एक्सपेंस डेबिट हो रहा था, अब एक्सपेंस की जगह एसेट डेबिट होना है, तो एक सॉर्ट ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनती है ध्यान में? एसेट डेबिट हो जाएगा और वो एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। जो एक्सपेंस पहले प्रॉफिट लॉस में जा रहा था उसे प्रॉफिट लॉस से उठाना है और एसेट की कॉस्ट में ऐड करना। तो एक बेसिक सी एंट्री लिखना, इसके इर्द गिर्द में जगह बन जाएगी। प्लान डेबिट, प्लांट है शायद, प्लान डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। कौन सा एक्सपेंस वैसे क्रेडिट? इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। इस एंट्री के इफेक्ट्स क्या होंगे? प्लान डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। और ऑपोजिट साइड पे एसेट बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है तो फिलहाल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट। एक्सपेंस कम होके एसेट बढ़ रहा है। एक नजर इंडिविजुअली पड़ी गई यहाँ तक। कोई क्वेश्चन देर में आता है तो बताएं, वरना फिर आगे फिगर्स की तरफ चलते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं? काम सर जी संजीदा है, पेपर बहुत ज्यादा सीरियस आता है। यकीनन आप बच्चे हैं, रोज अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट करना मुश्किल हो जाता है। साथ वाला भी दोस्त बैठा होता है, दिल करता है बातें करने को। खुदा ना खास्ता मैं नहीं चाहता कि आपकी मेरी वजह से दोस्तियां खराब हों। अल्लाह ताला आपकी ये दोस्तियां हमेशा कायम दायम रखे। ये बेटा मजबूरी है, मजबूरन अपने आप को सीरियस रखना पड़ता है। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि अगर इस सारी बहस में तो 2 मिनट भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ है तो डेफिनेटली बात उस तरह समझ हरगिज नहीं आई होगी जिस तरह आनी चाहिए, बल्कि 2 मिनट भी शायद ज्यादा है। चीजें सारी लिंक्ड होती हैं, तो अगर चीजें सही अंडरस्टैंड ना हो तो फिर क्वेश्चंस भी सही तरह नहीं होते। तो आपको मैं प्लीज जब भी कभी किसी चीज से इस तरह क्लास में मना करता हूँ तो मैं यकीनन एक अच्छा इंसान तो हरगिज नहीं हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ कि आपकी दोस्तियों के अगेंस्ट हो, खुदा का खास्ता। कंसंट्रेशन आई थिंक आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि यकीनन रिक्वायर्ड है।
या मैंने अगर गलत बात की तो बता दो। बाकी ठीक है, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं कि ये क्या बात हुई, लेकिन मैं जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैं हरगिज आपकी दोस्तियों के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं यकीनन बहुत बुरा भी हूँ, देखने में और ज्यादा लग रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी जरा जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं ये ऐसे क्यों हरकत कर रहा हूँ। जी बहरहाल मेरे ख्याल ये बात खत्म करते हैं। ये पैराग्राफ में क्या पढ़ा हमने, समझ आ गया सारा? चलिए फिगर्स पे आएं। असल में अच्छा नहीं लगता है, आप लोग अपना पूरा सेशन भूल जाते हैं, फिर जब रिजल्ट वाले दिन मुझसे मिलते हैं तो फिर वो जिस तरह मिल रहे होते हैं वो बड़ा बुरा लगता है मुझे तो। लेकिन जब आप लोगों को मैं देखता हूँ तो पूरा सेशन जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास में गुजारा होता है वो भी मेरे जहन में तो होता है, लेकिन डेफिनेटली उस वक्त जख्मों पे नमक छिड़कना मुनासिब नहीं होता है। तो वो ये वक्त हमने गुजारा कैसे है ये एंड में उस रिजल्ट वाले दिन भूला होता है। तो अपनी बेस्ट एफर्ट जरूर करें। बाकी देखें एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपनी बेस्ट एफर्ट करना हमारे कंट्रोल में जरूर है। ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता, टाइम आप लोगों का वेस्ट हुआ होता है, फिर आप परेशान होते हैं कितने पेपर्स रखूं कितने छोड़ूं। वो डेफिनेटली आसान काम हरगिज नहीं है। जो लोग दोबारा किताबें खोल रहे हैं ये मेरे नजदीक सब बहुत ही मुश्किल काम दिल नहीं करता। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे नजदीक लास्ट अटेम्प्ट के एंगल से देनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे देना चाहिए। जो मोटिवेशन इस वक्त हो सकती है वो मोटिवेशन फिर बाद में नहीं होती। फिर बाद में इंसान को ना कोई स्केप बोर्ड ढूंढता है, इस वजह से मैं रह गया, उस वजह से रह गया, उस वजह से, हो सकता है बहुत सी वजूहत हो, लेकिन बाद में अपने आप को दोबारा मोटिवेट करना कि मैं सब कुछ दोबारा पढूं बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो काइंडली ये फर्स्ट अटेम्प्ट ना समझे। ये समझ आई मेरी बात? यकीनन लास्ट अटेम्प्ट है नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट समझेंगे फिर सेकंड आ जाती है, फिर थर्ड आ जाती है, लास्ट के बाद फिर इंशाल्लाह कोई अटेम्प्ट नहीं होती। तो इसे लास्ट अटेम्प्ट समझ के प्लीज पढ़ें। इट इज नॉट द फर्स्ट, इट इज द लास्ट अटेम्प्ट प्लीज। तो एफर्ट करनी पड़ती है, चीजें मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर साथ साथ कोशिश की जाए तो प्लस माइनस देखें जिंदगी का हिस्सा। मेरा एक्सपीरियंस वैसे यही है कि मेजोरिटी निकल जाती है। ठीक है, चले मेरा ख्याल इससे ज्यादा बताने को ये डाटा देखें। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। जी साथ साथ बेटा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है साथ एक लेक्चर क्लास में भी लें और पिछला जो रहता है एक एक कोशिश करें साथ साथ कवर हो, लेकिन आगे भी चलें साथ। पिछला जो रह गया है उसको भी साथ साथ लेके चलें। इस मंथ एंड तक कोशिश करें मैक्सिमम पिछला बैकलॉग कवर हो जाए। 10-12 लेक्चर अगर आप कह रहे हैं, 20 कह रहे हैं, कोशिश करें एज अर्ली एज पॉसिबल क्लास के साथ मिल जाए। जी द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। जी टेबल पढ़ें। कौन कौन से सालों का डाटा दिया हुआ? 1, 2 एंड 3। किस साल में हम हैं, लेकिन पिछले सालों का भी डाटा दिया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है ओल्ड पॉलिसी न्यू पॉलिसी। न्यू पॉलिसी के सामने जीरो क्यों हो गया? 2001 में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ था? नई पॉलिसी के मुताबिक वो एक्सपेंस खत्म होके एसेट की कॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है, तीनों सालों में एक्सपेंस क्रेडिट होके कैपिटलाइज हो जाएगा। तो पिछले सालों का ही डाटा दिया। देन वो कहता है फॉलोइंग ड्राफ्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बिफोर एडजस्टिंग फॉर द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये ड्राफ्ट का वर्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी एक दफा आ चुका है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? नॉट फाइनल, अभी फाइनल नहीं है, अभी बन रही हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स अभी रहती हैं, अनएडजस्टेड कर लें, लिख लें कुछ ना कुछ, नॉट फाइनल, अनएडजस्टेड। The following drafts were produced before adjusting for the change in accounting policy। पॉलिसी चेंज करने से पहले ये ड्राफ्ट्स बना दिए गए हैं। किस चीज के ड्राफ्ट बनाए गए? नीचे पढ़ा, ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम किस साल की बनी हुई है? और द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। एक्सट्रैक्ट्स मीन सारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही नजर आएगी। नीचे पढ़ा जरा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शुरू कहां से होती है वैसे? सॉरी ये तो बता दो, ये वैसे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह से नहीं है, सीधे ही कहां से बताया हुआ है? प्रॉफिट बस बताया हुआ है, बल्कि आखिरी फिगर ही बताई हुई। किस किस साल का डाटा दिया हुआ है? आगे पढ़े, 3 का और 2 कंपैरेटिव ईयर का भी। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ 2003? 4,55,000।
व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ 2002? 380। यही रहेगा जरा एक मिनट, प्रॉफिट जरा जेब में लाए जरा। प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले बीच में कहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया होगा? प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले इंटरेस्ट आ गया होगा सर? इंटरेस्ट लेस हो गया होगा, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी लेस होने की वजह से कम हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन में देन उसने इसी के अंदर ही एक और इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है, रिटेन्ड अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर। 5 लाख जरा ढूंढे और जरा डेट्स ढूंढ के इस 5 लाख की कोई डेट बताइए, 5 लाख किस दिन का बैलेंस है? ना 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 1 जनवरी 2003 बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 955,000 किस डेट की फिगर है? 31 दिसंबर 2003। कंपैरेटिव ईयर में जाए जरा, ये जो 5 लाख यहाँ लिखा हुआ है कंपैरेटिव ईयर में, ये क्या है? 31 दिसंबर 2002 का जो क्लोजिंग था वो 1 जनवरी 2003 पे ओपनिंग बना है। एक फिगर ढूंढे 1,20,000 जरा कंपैरेटिव ईयर में, इस 120,000 की डेट बताया 1 जनवरी 2002 लिखे इसके साथ डेट। कंपैरेटिव ईयर कौन सा है? नहीं कंपैरेटिव ईयर कौन सा है? 2001 2002 है यार, 2003 में हम हैं। नहीं नहीं कंपैरेटिव ईयर कौन सा है? 2002। ये जो 120,000 है, इट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कंपैरेटिव ईयर। इट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कंपैरेटिव ईयर। कंपैरेटिव ईयर कौन सा है? 2002, और उसका ही ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। लिखे जरा छोटा सा सेंटेंस, इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ, it is opening balance of comparative year. ये ओपनिंग है सर, 1,20,000 पीछे लिखा हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। रिटेन्ड अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2003 में 5 लाख, 2002 में 1,20,000। तो 2002 का ओपनिंग मींस 31 दिसंबर पे ईयर एंड हो रहा है, तो 1 जनवरी पे स्टार्ट हो रहा होगा। 5 लाख जो नीचे लिखा हुआ है 1,20,000 की, उसकी डेट बताएं। 31 दिसंबर 2002, और यही 5 लाख दोबारा 2003 के ओपनिंग के तौर पे जब लिखा है तो उसकी डेट क्या बनेगी? 1 जनवरी 2003। ये प्लीज क्लियर है वर्ड्स? अब 5 लाख बना कैसे? कंपैरेटिव ये देखें जरा, 5 लाख बना कैसे? 3,80,000 क्या था और 120 क्या था ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, तो उसमें 120 में 380 ऐड हुआ लग रहा है, और 5 लाख पर क्लोजिंग बन गया, 5 लाख पर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बना है। उस 5 लाख में कितना प्लस हुआ है? प्लीज कितना प्लस हुआ है? कैलकुलेट करेंगे तो वैसे नहीं हो रहा था। 455 प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड हुआ है और फिर क्लोजिंग बना हुआ है, ऐसे ही है। तो ये हमारे सामने किस चीज का एक ड्राफ्ट नजर आया हमें? स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम का एक ड्राफ्ट बना हुआ है, प्रॉफिट से फिगर आ रही है, पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं है, और नीचे फिर उसने तो रिटेन्ड अर्निंग्स की बात भी वहीं कर दी है। देन इसके बाद एक और ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2003 के एक्सट्रैक्ट्स हैं, लेकिन इसमें 2 साल आपको कंपैरेटिव नजर आ रहे हैं। कौन से 2 साल? 2002 और 1, ये रिवर्स ऑर्डर में ही बोला जाता है। फिर व्हाट इज द करंट ईयर? 2003। कंपैरेटिव ईयर्स 2 एंड 1 की फिगर्स भी दी हुई हैं। किस किस की फिगर्स दी हुई हैं एक्सट्रैक्ट्स में? एसेट्स में नहीं मतलब अब किस किस चीज की हैं? एक प्लांट है 3 लाख, 4,50,000 और 5 लाख, ऐसे ही है। अच्छा यहाँ तक जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इसके डाटा के मुताबिक ऊपर से लिंक करें, क्या इस 3 लाख में, 4,50,000 में और 5 लाख में बोरिंग कॉस्ट प्लस हो गई भी? अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट बिफोर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या पहले बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई हुई है? तो इसमें बोरिंग कॉस्ट ऐड है प्लांट की फिगर्स में, या हमने करनी है? हमने करनी है, अभी कैपिटलाइज फिगर्स नहीं। देन वो कहता है उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हेडिंग में रिटेन्ड अर्निंग्स की एक फिगर दे रहा है,
रिटेन्ड अर्निंग्स की जो फिगर दे रहा है इसे ऊपर से जरा रिलेट करें जो स्टेटमेंट ऑफ लॉस में फिगर्स थी। 9,55,000 ढूंढे ऊपर, सही जगह लिखा हुआ है सर जी, सही जगह लिखा हुआ है सर। 5 लाख सही जगह लिखा हुआ है यार, ये तो 2003 का ओपनिंग है, 2002 का क्लोजिंग भी तो है। और 1,20,000 ढूंढे कहाँ लिखा हुआ है? ये तो 2001 में क्यों लिखा हुआ है? ये तो 2002 का है, 2000 का क्लोजिंग है, 2001 का क्लोजिंग। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे हुए 1,20,000 किस डेट का क्लोजिंग है? 31 December 2001। देयरफॉर किस डेट का ओपनिंग है? 1 January 2001। कंसंट्रेट करें काइंडली, इन्हीं चीजों में नहीं फंसना हमने। प्लीज एज इट इज, बोर्ड पे देखें, ये मैंने सर्कल लगाया नीचे एंड में 120, एज इट इज 120 किस डेट का बैलेंस है ये? 31 December 2001। देयरफॉर 1 January 2002 का ओपनिंग है। ऐसे ही सर 5 लाख किस डेट का क्लोजिंग, किस डेट का ओपनिंग? 31 December 2002 का क्लोजिंग and 1 January 2003 का opening, and finally 9,55,000 is closing balance of 2003 or definitely will be opening balance of 2004। then requirement में आते हैं, ये डाटा दिया हुआ था उसके बाद अब रिक्वायरमेंट आ गई है। प्रिपेयर द फॉलोइंग। नंबर 1, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। अब नई रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे सॉल्व होना, रजिस्टर खोलना। इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी हेडिंग ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है। ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी का बड़ा मीनिंग सिंपली बस ये होता है, हेडिंग लिख के कहीं रुकिएगा। क्वेश्चन के डाटा के मुताबिक जो चेंज आना है वो बस आपने स्पेसिफाई कर देना है। मसलन कैसे, एग्जांपल के स्टार्ट में चले जाएं जहां इनिशियली ऊपर टेबल बना होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कंसंट्रेशन से पहले सुनिएगा। कौन कौन से अफेक्टेड ईयर्स हैं देख के बताएं यार। तो कौन कौन से सालों की का डाटा दिया हुआ है जहां इफेक्ट आना है? 2001 में आना है, 2002 में आना है, 2003 में आना है। इन सालों में होना क्या है? डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसमें मत देख के लिखें, सिंपल सी चीज है, पहले सुनना। इन सालों में इंटरेस्ट एक्सपेंस ने इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है? एक डबल एंट्री दोबारा सोच लें, क्या होनी है? कितने 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 से इंटरेस्ट एक्सपेंस ने डिक्रीज होना है? 15,000, 17,000 एंड 9,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस के डिक्रीज होने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? तो देन आपने बस प्रॉफिट पे इसका इफेक्ट साथ मेंशन कर देना। इंक्रीज इन प्रॉफिट या डिक्रीज इन? क्या कम होने से क्या बढ़ जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट फिर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कितने 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 से? 15,000, 17,000 एंड 9,000। ऑब्वियसली एसेट की कॉस्ट में भी ऐड होगा, लेकिन इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के इफेक्ट्स बस इनकॉर्पोरेट कर देख के लिखें।
जी नोट करिए, सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़ें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखे जी सर। ये सेकेंड रिक्वायरमेंट कहता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स बनाए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। लिखे नहीं हटे बिजनेस नेम मेरा ख्याल नहीं है, बस ठीक है, अगर हो तो काइंडली याद रखना है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स, ये एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? हर गुजरते दिन के साथ साथ पिछली बातें ज़हन में सही आनी चाहिए और आगे बढ़ते चला जाना। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स, जो डाटा अवेलेबल है बस उसको प्रेजेंट हम कर सकें। आइडियली तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कहाँ से शुरू होनी चाहिए? सेल से, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन हमें बस डाटा कहाँ से अवेलेबल है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 31 दिसंबर 2003। जी रेडी है सर? सारे कंसंट्रेट कीजिएगा सर, बहुत मुश्किल बिल्कुल चीज़ नहीं है, सिर्फ सोचना है और अप्लाई हो जाना। पहली बात तो जो ज़हन में रखनी है, क्वेश्चन देखें जरा। इन क्वेश्चन में अगर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और क्वेश्चन में ना भी कहा हो तो शायद आपको बल्कि याद आ भी जाए ये बात, कहीं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में हुई भी थी, तो कंपैरेटिव फिगर्स भी प्रेजेंट करनी है। मतलब मेरी इस बात की अब लिखिएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो दरमियान में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम किस किस साल का डाटा दिया हुआ है, ए का भी है और 2 का भी है, तो कंपैरेटिव फिगर साथ प्रेजेंट होनी है। अब यहाँ से ऑनवर्ड सारे मेरे वर्ड्स पहले गौर से आपने सुनने और सही अपना कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर करना। हम इस वक्त हैं किस साल में? 2003 में। पॉलिसी चेंज हो रही है प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली? रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 2002 में भी करेक्शन होनी है और 2001 में भी होनी है, और उससे पीछे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर उसका हम कुछ नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिवली मींस पिछले सालों में जाना। अच्छा, लेकिन पिछले सालों में जाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि 2003 अगर आगे है तो हम किसी तरह को टाइम मशीन में 2002 में चले जाएं, 2001 में चले जाएं। पिछले सालों में फिजिकली नहीं जाया जा सकता, लेकिन अकाउंटिंग करनी इस तरीके से है कि पिछले सालों की फिगर्स चेंज हो जाए। तो मेरे वर्ड्स गौर से सुनते रहिए काइंडली। ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम शेयर होल्डर्स को फोन करें और उनसे कहें अपनी पिछले सालों की 2002 की 2001 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस भेजा दें और हम नहीं भेजने लगे। पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी उनके पास है, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाएं पुराने नहीं दें। करना सिर्फ ये है कि 2003 में करेक्शन इस तरह करेंगे कि पिछले सालों में इफेक्ट चला जाए। कैसे? सुनिएगा गौर से। आइडियली स्टेटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए थी सेल से, लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन नहीं है कहां से है, बस प्रॉफिट ही की है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 2003? हिम्मत जवानो, हिम्मत यार, डाटा तो देखना है ना यार। 4,55,000। क्या 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स के पास चली गई हुई हैं या अभी फर्स्ट टाइम बनाने के बाद जाएंगी? मैं कुछ चीजें अज्यूम ऐसी करी जा रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि मैं वो गलत तरफ ही अज्यूम करी जा रहा हूँ। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है, उन्हें डिस्पैच करनी है, 21 दिन पहले नोटिस भी देने हैं, ये है ना? किसी को आइडिया है? तो किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी बन रही हैं? ड्राफ्ट बना हुआ है, ड्राफ्ट को ही हम फाइनल करके अभी भेजेंगे। इन अदर वर्ड्स 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले उनके पास नहीं होंगी।
हम ठीक करके ही फाइनल करके ही भेजेंगे। लेकिन इससे पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी चली गई होंगी, जिसमें बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हुई होगी। लेकिन हमें जो एग्जामिनर ने ड्राफ्ट दिया है, इसमें 2003 की फिगर्स में भी अभी करेक्शन हुई नहीं। ये कहाँ लिखा है जो मैंने आपके सामने बोला, बुडोनेनी ने ड्राफ्ट के ऊपर, द फॉलोइंग ड्राफ्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बिफोर एडजस्टिंग फॉर द चेंज इन पॉलिसी, व्हिच मींस ये जो मेरा 455,000 है, किस साल का ये प्रॉफिट है? 2003 का। 2003 की जरा इंटरेस्ट की फिगर ढूंढे कहीं, प्लीज 2003 के इंटरेस्ट की फिगर 9,000। क्या 9,000 इसमें लेस हुआ होगा? लेस हुआ होगा, एक्सपेंस के तौर पे लेस हुआ होगा। मैंने अब इंटरेस्ट को, उस इंटरेस्ट को इसमें से निकालना है। मेरा उस इंटरेस्ट को निकालने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? प्लस कर दूं या माइनस कर दूं? किसमें प्लस कर दूं? क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है? क्या इसमें सारे सालों का इंटरेस्ट प्लस कर दूं? किस साल का प्रॉफिट है तो कितना प्लस हो गया? कैलकुलेटर पकड़े। What is corrected profit of the current year? 464,000। डेफिनेटली इस वक्त मैंने आपको एक इफेक्ट दिखाया है। सर जी ठहर जाएं, यकीन माने आपके लिए है। सर जी ठहर जाएं, हम नहीं ठहर सकते, दूसरा बंदा ठहरे, मैं ठहर गया भाई, रुक जाए आपके लिए। मैंने अभी आपके सामने सिर्फ इंटरेस्ट का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन डेफिनेटली जब आप मेरे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवाएंगे तो क्या जो इंटरेस्ट मुझे यहाँ से लेस करवाया है, लेस करवाया प्लस करवाया, ये तो मुझे लेस करवाया प्लस करवाया, इंटरेस्ट आपने कम ही करवाया है, लेकिन इंटरेस्ट के कम होने से प्रॉफिट बढ़ा है। जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने लगूंगा आपके सामने, तो प्लांट जेन में लाए जरा सवाल देखें मुझे, फिर आप ये फिगर प्लस भी करवाएंगे, किस में प्लस करवाएंगे? फिर प्लान में प्लस करवाएंगे। अब यहाँ ये माइनस होना था इंटरेस्ट में से, जिसकी वजह से प्रॉफिट फिर इंक्रीज हो। तो किस साल की करेक्शन मैंने किस साल में कर दी है? 2003 की करेक्शन मैंने 2003 में कर दी। अब 2 की करेक्शन 2 में होनी चाहिए और 1 की करेक्शन 1 में होनी चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव तरीका सिंपली करना बेटा ये कि 2003 में हम खड़े हैं, 2003 में हम खड़े हैं, कंपैरेटिव ईयर है 2002, कंपैरेटिव ईयर का प्रॉफिट पता है 380। शेयर होल्डर जहन में लाए, पिछला साल जहन में लाए, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब शेयर होल्डर्स के पास पहुंची होंगी तो उन्हें प्रॉफिट कितना नजर आ रहा होगा? 380। लेकिन 2003 में अब पॉलिसी चेंज हो रही है, उस पॉलिसी चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा रहा है। 2002 का इंटरेस्ट रेट ढूंढे, प्लीज ढूंढे, प्लीज ढूंढे। क्या ये इंटरेस्ट इसमें से पहले लेस हुआ होगा? इंटरेस्ट लेस हुआ होगा। अब पॉलिसी चेंज हो रही है, इंटरेस्ट को कम करने से क्या होगा? प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? किस साल का बढ़ेगा? आंसर बताएं। 397,000 मैंने किस साल में लिख दिया है? मैं 2002 में नहीं गया, 2003 में ही हूं। 2003 में मैंने कंपैरेटिव चेंज किया। शेयर होल्डर जहन में लाएं। आप जब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे होंगे तो आपको कितना प्रॉफिट नजर आ रहा होगा? 380 नजर आ रहा होगा। इस साल 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपके सामने आएंगी तो आपको कंपैरेटिव ईयर में कितना प्रॉफिट नजर आएगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे अकाउंटेंट की भी समझ नहीं आती, कभी 3,80,000 हमारे साल का प्रॉफिट होता है, कभी 397 भेज देता है। तो इस टेंशन को रिलीज करने के लिए बोर्ड पर देखें क्या करेंगे, कंपैरेटिव ईयर के ऊपर लिखेंगे रीस्टेटेड। कंपैरेटिव ईयर के ऊपर रीस्टेटेड मैंने क्यों लिखा है? ये बदला गया है। फिर डेफिनेटली सिर्फ इस रीस्टेटेड से सारी बात नहीं समझ आएगी, फिर हम नोट्स में जाएंगे। आइए 16 जहन में लाए, हम रीस्टेटेड के स्पेलिंग लिख रहे हैं, हम आर कैपिटल लिख रहे हैं, डी तक पहुंचे नहीं हम हैं, हमें तंग ना किया जाए। नोट्स जहन में लाए, आइए 16। कभी नोट्स का वर्ड सुना आपने? स्केड्यूल बनता है, डेप्रिसिएशन रेट्स, मेथड वगैरह लिखने के साथ रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर्स बनते हैं। उसी तरह इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या IAS 8 में अगर पॉलिसी चेंज हो तो फिर शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हुई है। तो अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह मैं फिर लिख के बताएंगे कि स्टैंडर्ड बदला है जिसकी वजह से बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन हुई है और उसकी वजह से फिर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ रीस्टेटेड लिख देने का मतलब बस ये होगा
कि कम से कम उन्हें आइडिया हो जाए कि हमने इन फिगर्स में कुछ एडजस्टमेंट की है। पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सा प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, 380। इस साल कंपैरेटिव में कौन सा नजर आया है, 397, इसलिए ऊपर रीस्टेटेड लिखी है। बस इतनी सी मेरी फिलहाल बात थी, यहां तक आप स्टेटमेंट प्लीज बना। हमने तो बना ली हुई है। पेशेंस माय डियर, नई चीजें होती हैं, एक दफा सही तरह अगर अंडरस्टैंड कर ले तो आगे खुद लिखना चाहिए आपको। ये 2003 के ऊपर रीस्टेटेड नहीं लिखा मैंने, ये फर्स्ट टाइम फिगर्स जाएंगी, इनमें इशू नहीं है, हम सही करके भेज रहे हैं। तो ये रीस्टेटेड वर्ड किन ईयर्स पे आता है, कंपैरेटिव ईयर्स पे है। रीस्टेटेड वर्ड, रीस्टेटेड। ये बोरिंग कॉस्ट की जो पॉलिसी चेंज हुई है, मैं प्रोस्पेक्टिवली ठीक कर रहा हूँ या रेट्रोस्पेक्टिवली? अगर मैंने प्रोस्पेक्टिवली ठीक करना होता तो मैं किन सालों में ना जाऊं, दो एक की कोई बहस ना हो, सिर्फ 3 में होता है नॉन वर्ड जब अगले साल आएंगे। तो मैंने 3 की करेक्शन कहां कर दी, 3 में। 2 की करेक्शन कहां कर दी, 1 की करेक्शन कहां कर दी, अभी नहीं की, अभी दिखाता हूँ कैसे होंगे। जी जी, प्रोस्पेक्टिव अगर होता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव चेंज पिछले सालों में होता है तो डेफिनेटली कोई रीस्टेटेड वर्ड हरगिज नहीं होना चाहिए। रीस्टेटेड वर्ड किन ईयर्स में होता है, कंपैरेटिव ईयर्स में। तो रेट्रोस्पेक्टिवली अगर है तब तो ये वर्ड आएगा। प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट, बिल्कुल आप अल्हम्दुलिल्लाह सही जगह पहुंच गए कि कोई सेंस नहीं इस वर्ड की। अच्छा, इस वक्त ये स्टेटमेंट जो है हम सिर्फ प्रॉफिट को ठीक किस लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले डाटा नहीं है, वरना पूरी तरह एक मिनट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ध्यान में लाएं। अगर हमारे पास सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह सारी इंफॉर्मेशन होती तो एग्जैक्टली हम इंटरेस्ट एक्सपेंस ध्यान में लाएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस की लाइन में रुकते और उसमें ये चेंज करते, इंटरेस्ट बढ़ाते या कम करते, इंटरेस्ट कम कर देते, ऑटोमेटिकली क्या होना था, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो अगर पूरी इंफॉर्मेशन होती तो हम यकीनन पूरी स्टेटमेंट बनाते और सिर्फ वहां चेंज करते जहां होना था, अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट हो जानी थी। लेकिन हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट अवेलेबल था, इसके प्रॉफिट में ही हमें मजबूरन करेक्शन करनी पड़ी। मीन्स टू से इन अदर वर्ड्स, हम पूरा सीक्वेंस में जहां तक पॉसिबल है वर्किंग किया करेंगे, अनलेस हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी ना हो तो फिर वहां से किया करेंगे जहां से इंफॉर्मेशन अवेलेबल। क्या मेरी इस आखिरी सेंटेंस का मतलब हम हमेशा प्रॉफिट से किया करेंगे? कहां से किया करेंगे, जहां से अवेलेबल है, मजबूरन कहां से करना पड़ा है, प्रॉफिट ही अवेलेबल। थर्ड रिक्वायरमेंट प्लीज, थर्ड रिक्वायरमेंट ही पढ़ने सर। हेडिंग लिखें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कभी वर्ड सुना आपने, आज सुन लिया हो? नहीं, अभी तो सुन लिया नहीं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सॉरी, इसकी स्लो हो तो नहीं, मैं ख्याल बंद कर देते हैं अगर आप कहते हैं, बंद करें थोड़ी देर। 5 मिनट है, ये कौन सी घड़ी से 5 मिनट देखे हैं आपने? 5 मिनट हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए। भाई ये कहना चाह रहा था जी, बिल्कुल ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड ही एज ऑन, ये सारी स्टेटमेंट्स पे फॉर द ईयर एंडेड ही होता है, सवाए 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 एज ऑन या एज एट वो इंटरचेंजेबली यूज होता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003 इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो कंपैरेटिव साथ बनाएं। यहां तक हेडिंग्स लिख के 1 मिनट रुक जाएं और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कुछ स्टोरी रिवाइज कर लें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम होते हैं, कितने आपके क्वेश्चन में इक्विटी के हेड्स होते हैं? तो जरा हेड्स ही गिन लें, या तो 4-5। शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं,
शेयर प्रीमियम सॉरी है, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस है, रिजर्व्स हैं, जनरल स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं। अपना सवाल देखें, आपके सवाल में इक्विटी के कितने कंपोनेंट्स हैं? सिर्फ एक ही है, ना शेयर कैपिटल है, ना प्रीमियम है, ना सरप्लस की कोई बहस है, ना रिजर्व है, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम है, इसलिए शायद उसने एक्सट्रैक्ट्स कहे हैं, तो पूरी स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम है। और क्योंकि एक ही कॉलम है तो टोटल का कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं। टोटल भी बनता है, कब बनेगा? एक से ज्यादा अगर इक्विटी के कंपोनेंट्स हो। एनी कंफ्यूजन? अब जरा स्टार्ट कर लीजिएगा मेरे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसलिए कंपैरेटिव ईयर भी बनना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कंपैरेटिव बनाने का तरीका ये होता है कि आपने कंपैरेटिव ईयर के ओपनिंग से शुरू करना। करंट ईयर का एंड बताएं कब हो रहा है? 31 December 3। करंट ईयर का स्टार्ट कब होगा? 1 January 3। कंपैरेटिव ईयर कौन सा है? 2002। 2002 हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक कब स्टार्ट होगा? 1 January 2002। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा बैलेंस एज ऑन, वर्ड्स है जन में, बैलेंस एज 1 January 2004। ये भी एक आवाज आएगी, पिछले सालों बेटा जा रहे हैं। कंपैरेटिव ईयर 2003 में है, 2 में जा रहे हैं, 2 का स्टार्ट 1 January 2002। इसकी कोई फिगर अवेलेबल है ढूंढने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आ रही हैं जी प्लीज। 1,20,000 देखें कहाँ था ये 120? किस साल का ओपनिंग? किस साल का ओपनिंग? यार ये तो 2001 का क्लोजिंग है। और यार 2001 के एंड में लिखा हुआ है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें 2001 के नीचे लिखा हुआ है, आपने 2002 में लिखवा दिए। किस साल का क्या, किस साल क्या बन गया है? अब सर ये 1,20,000 इकट्ठे हो जाए यहाँ तक, नोट करना कितना है? इस कमिंग संडे और अगले कई संडेज आपने को मसरूफियत नहीं रखनी, और टाइमिंग मेरा ख्याल है डिसाइड कर ही लेते हैं। चलिए चेनी इक्विटी बना के कर लेते हैं। संडे सारे मेरे हैं, संडे सुबह से लेकर शाम तक सारा मेरा। ये जुल्म जारी रहेगा, ये जुल्म बेटा भी स्टार्ट हुआ है, अगर ये जुल्म है तो ये मुसलसल होगा। अब दुआ करें जल्दी से पेपर आ जाए। बहुत कुछ आप कहना चाह रहे हैं, स्लो स्लो कह रहे हैं, कुछ दिल में बातें आ रही हैं। थोड़ी देर अगर मेरी वजह से रुक रहे हैं तो ठीक है, उतरते हुए सब कुछ कह के उतरना। यहाँ भी कहना चाहें वैसे कोई हद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरा मालिक है, पहले भी लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, रब ने बचाया यहाँ तक, बाकी अल्लाह मालिक। अगर हमारा ये इख्तलाफ है तो ये मुसलसल बढ़ेगा। जी सर, 1,20,000 1 January 2002 का ओपनिंग बैलेंस है। क्या ये फुल कंसंट्रेट, क्या ये 31 December 2001 का क्लोजिंग है? देयरफॉर क्या इस 1,20,000 में 2001 तक के प्रॉफिट्स का इफेक्ट आ रहा होगा? अकाउंटेंट बनकर देखें सर, डॉक्टर नहीं। इस 1,20,000 को गौर से देखें, क्या इस 1,20,000 में 2002 का प्रॉफिट आ रहा है? सवाल बदल गया, सवाल बदल गया। कब तक के प्रॉफिट्स आ रहे हैं? 2001 तक के। कब से कब तक के? कब से? जब से बिजनेस शुरू होगा वहां से लेके 2001 तक के प्रॉफिट्स का इफेक्ट इसके अंदर आ रहा हो। 2002-3 की बहस नहीं हो रही, 2001 तक के प्रॉफिट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहां से लेके 2001 तक के प्रॉफिट्स इसमें आ रहे हैं। अब अपना क्वेश्चन जरा देखें, क्या हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक कोई 2001 में करेक्शन है? सर जी है सर। 3 की करेक्शन 3 में हो चुकी है, 2 की करेक्शन 2 में हो चुकी है, 2001 की करेक्शन
क्या इस 1,20,000 में हो सकती है? अगर कोई 2000 की करेक्शन भी होती, 1999 की होती, मींस टू से 2001 से पिछली जितनी एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्या रेट्रोस्पेक्टिवली इसमें एडजस्ट हो सकता है? ये रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है? पिछले सारे साल, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डाटा पिछले सारे सालों के इस वक्त मीनिंग 2001 के एंगल से ये बहस होगी। 2001 तक के प्रॉफिट इसके अंदर है और हमें 2001 की करेक्शन करनी है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली इस फिगर को एडजस्ट किया जा सकता है। बात मेरी समझ आ रही थी? कौन सी करेक्शन कहाँ कहाँ हो चुकी है? 3 की 3 में, 2 की और 1 की कहाँ हो जाया करेगी? कंपैरेटिव ईयर की ओपनिंग में हो जाया करेगी। कंपैरेटिव ईयर किसे कहते हैं? पिछला साल, और उसका ओपनिंग मींस 1 जनवरी 2002 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इसमें कंपैरेटिव ईयर से पिछले जितने साल हुआ करेंगे, सही है वर्ड्स मेरे? कंपैरेटिव ईयर कौन सा? 2002 से पिछले जितने साल मींस 2001 तक जितने प्रॉफिट ईयर्स होंगे उनका प्रॉफिट आ रहा होगा, तो प्रॉफिट की करेक्शन पिछले सालों की कंपैरेटिव ईयर के अलावा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में कंपैरेटिव ईयर के हो जाती है। कैसे? वर्ड देखिएगा बहुत पहले, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। किस अमाउंट का इफेक्ट इसमें लो? ढूंढ के बताएं, ढूंढ के बताएं। किस साल की किस अमाउंट का इफेक्ट इसमें? किस साल की? 2003 का भी तो लेना, 2 का भी तो लेना, पिछले सालों में जाना मीन्स टू क्या फिगर है? 15,000। इस 15,000 से हुआ क्या है? क्या इंटरेस्ट कम हुआ है? क्या इंटरेस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा? प्लस करूं या माइनस? हमेशा प्लस हुआ करेगा। प्रॉफिट अगर बढ़ रहा होगा तो ऐड हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट कम होना होता माइनस हो जाता। क्लियर है सर? क्या कम होने से क्या बढ़ रहा है? इसके अंदर अब जितना भी प्रॉफिट होगा 2001 का, उसमें ये 15,000 एडजस्ट हो जाएगा और फाइनली हमारा आंसर 135,000 समझ आ जाएगा। लेट मी फिनिश। ये क्या है प्लीज? ये क्या है? इसे कहेंगे ना ना रिलैक्स। ये किस दिन का ही बैलेंस है? 1 जनवरी 2002 ही का बैलेंस है, लेकिन अब ये रीस्टेट हो गया है। एक सेकंड के लिए शेयर होल्डर बने, पिछले साल की जो चेंज इन इक्विटी आपके पास आई होगी इस वक्त 120 आ रहा होगा, लेकिन इस साल अब जब जाएगी तो 135 रीस्टेट होके आ रहा है। आखिरी मेरे वर्ड बहुत ध्यान से सुने, अगर पिछले सालों में पॉलिसी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन ही की होती तो फिर 120 की जगह 135 ही आ रहा होता। यस सर। पिछले सालों में इस वक्त बोरिंग कॉस्ट की पॉलिसी है क्या? एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है। अगर कैपिटलाइजेशन हुई होती पिछले सालों में हुई होती तो 120 की बजाय 135 ही आ रहा होता, लेकिन आ नहीं रहा है, आ रहा 120 है। एडजस्टमेंट करने के बाद हमने उसे अब रीस्टेट उसी पे कर दिया है जो होता अगर कैपिटलाइजेशन की पॉलिसी होती। अब मेरे वर्ड समझ आ गए? पॉलिसी ऑफ इस वक्त बोरिंग कॉस्ट है क्या? एक्सपेंस आउट है क्या? हम क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइज। उसकी वजह से प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है। तो अगर पिछले सालों में यही पॉलिसी अडॉप्ट की जाती तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की वजह से 120 रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय 135 रिटेन्ड अर्निंग्स होती। पिछले सालों में करेक्शंस कर रहा हूँ, यही बेटा बस इशू है। ये रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन हमारी हो गई है। बाकी क्या होना है इंशाल्लाह 2 मिनट रहते हैं, कंप्लीट करके घर जाएंगे ताकि टेंशन कोई ना रहे। यहाँ पे इकट्ठे हो रहे। प्लस क्यों किया मैंने? एक्सपेंस कम हो रहा है, मैंने प्लस कर दिए, कमाल हो गई। इसका मतलब हमेशा ऐड हुआ करेगा। कब ऐड कब लेस? प्रॉफिट बढ़ रहा है प्लस हो जाएगा, कम हो रहा है प्लस हो जाएगा। रीस्टेटेड वर्ड क्यों लिखा है? नहीं, रीस्टेटेड। शेयर होल्डर्स की टेंशन खत्म करनी कि ये क्या मजाक हो रहा है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा, उन्हें बताया जा रहा है कि कुछ फिगर्स रीस्टेट हुई हैं। बाकी फिर नोट्स में इस पूरी बात को एक्सप्लेन भी करेंगे इंग्लिश में। एनी कंफ्यूजन? या स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। यही काउंटिंग है, इधर से उधर और उधर से इधर भी।
जी अब रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम जरा पूरा करवा दें। जी अब 1 जनवरी 2002 का स्टार्ट हो गया, रीस्टेट हो गया। अब इसमें जरा लॉजिकली खुद सोचें, जरा ज़हन में लाएं, अब क्या होना है इसमें? इस साल का प्रॉफिट इसमें ऐड होगा। कम ऑन यार, 2002 का ओपनिंग है, इसमें कौन सा साल का प्रॉफिट प्लस होगा? 3 का, 9 का, वो भी होगा। पहले तरतीब में कौन सा होगा? 1 का, 2 का, सिंपल सी बात। लेकिन 2 का रीस्टेटेड होगा या पुराने वाला होगा? रीस्टेटेड वर्ड दोबारा यहाँ लिखें। ये डेफिनेटली क्लोजिंग भी है, वही क्लोजिंग ओपनिंग है। ठीक है हमारे साथ। जी 2 का प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? अपने रजिस्टर में मिलेगा। रीस्टेटेड प्रॉफिट होना है 397 मिला कहीं? प्लीज मिला सर? डिविडेंड कोई है या नहीं है? होता नहीं है, नहीं है, नहीं। अगर हो तो वही होना है जो हमें पता है। यहां तक जरा सॉल्व करें, किस दिन का बैलेंस आ जाएगा? बैलेंस एज ऑन, दोनों तरीके पता है आपको, हिम्मत मारे हिम्मत हिम्मत। या क्या लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ? या 31 दिसंबर पूरा बोले 2002 लिख सकता हूँ, या मेरे भाई, या 2003 का ओपनिंग भी लिख सकता हूँ। आंसर बताएं। 532 कैसे आया? 135 प्लस 397। सोच के बताएं, इसके साथ रीस्टेटेड होना चाहिए। अकाउंटेंट बने, अकाउंटेंट बने, अकाउंटेंट बने। अपनी स्टेटमेंट देखें, पिछले साल का क्लोजिंग क्या गया होगा शेयर होल्डर्स के पास? क्या गया होगा? ना क्या गया होगा? 5 लाख गया होगा। यहाँ 2002 का क्लोजिंग पिछले साल क्या गया होगा? 5 लाख। अब क्या जाएगा? आगे बाइंड अप करके उठिएगा। अब कौन से साल का प्रॉफिट आ जाएगा? प्रॉफिट फॉर 2003 के साथ रीस्टेटेड क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट ईयर फिगर जा रही है, कितनी जा रही है? ये कहां से फिगर्स आ रही है? ये प्रॉफिट की फिगर्स कहां से? अपनी वाली या क्वेश्चन वाली? और नहीं भाई, अपनी वाली खुदा के लिए, अपनी वाली भाई ना, अपनी रजिस्टर वाली 464 या 464 या 455 एक ही बात है। फिर अगले साल दोबारा रीस्टेट करना पड़ेगा, एरर हो गए। ये प्लीज कहां से फिगर्स आ रही हैं? हमारे पास टाइम नहीं है, हम उठ चुके हैं, हम हवा में हैं इस वक्त, टाइम खत्म हो चुका है। मेंटली हवा में वापस बैठे। 464 क्या डियर? ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से आनी है, रिवाइज फिगर्स आनी है। आखिरी क्लोजिंग बैलेंस किस दिन का? बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2003। फिगर बताइएगा। 9,96,000। इसके साथ रीस्टेटेड आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये फर्स्ट टाइम क्लोजिंग बैलेंस शेयर होल्डर्स के पास जाना है। तो रीस्टेटेड काइंडली 3 जगह लिखा है आपने, ओपनिंग कंपैरेटिव के साथ, पिछले साल के प्रॉफिट के साथ, और पिछले साल के क्लोजिंग के साथ। घर के लिए बताएं क्या क्या है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 था पेज नंबर 92 पे। एक अच्छी एफर्ट होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज। संडे का टाइम 11 बजे रख लेंगे इंशाल्लाह। अब जरा फाइनल कर लेते हैं कॉस्ट के साथ। 11 से शुरू कर लेंगे, थोड़ा सा लेट आ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह एंड करेंगे। कल फाइनल कर लेते हैं। एंड जब हो जाएगा, जब थक जाएंगे तो एंड कर लेंगे। अल्लाह नहीं बस सर, वो तो हम आते ही थक जाते हैं। अल्लाह फाइनल टाइम कल सेट कर लेते हैं, अभी कल का दिन है भी।